अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान इशा अदना और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजरी हो। नया हफ्ता है, नई एनर्जी है और साथ में हैपनिंग बहुत सारी हैं। एक तो इलेक्शन का इस वक्त दौरा चल रहा है गिलगित के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी कुछ हालात कशीदा हैं, उसकी अपडेट भी आप तक शेयर करेंगे। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के लिए पोलिंग के बाद गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नताइज कुछ बदल भी रहे हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ भी हैं, कुछ जगहों पर तातुल का शिकार भी हुआ है मामला। लेकिन फाइनली जो भी नताइज होंगे आपको पहुंचाएंगे। अभी तक हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा 9 नशिस्तों पर मैदान मार लिया है। जी हाँ, और गिलगित बाल्तिस्तान असेंबली के इंतखाबात के लिए इतवार को मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर सुबह से ही वोटर्स का रश देखने को मिला। लोग वोट कास्ट करने आते रहे और फिर वोट कास्ट करने के बाद वहीं पर खड़े भी रहे। वहीं पर उन्होंने धरना दिए रखा कि जब तक इसके रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाएंगे तब तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। और पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रही। और फिर पोलिंग के बाद जो गैर खत्मी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला अभी तक जारी है। अभी तक खत्मी तौर पर नताइज जो सामने नहीं आ सके। अब तक 24 में से जो 18 नशिस्तें हैं उनके जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने मैदान मारा है। लेकिन बहरहाल जब तक ये ख़त्मी नताइज सामने नहीं आते तब तक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। अब हम आ जाते हैं अपनी स्टोरी की जानिब और आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि कोयटा सिविल अस्पताल के सर्जिकल यूनिट में खातून डॉक्टर पर लिफ्ट ऑपरेटर ने तेज़ाब फेंक दिया, जिससे डॉक्टर मानूर और एक मेडिकल ट्रेनी ज़ख्मी हुए हैं। डॉक्टर को एयर एम्बुलेंस के ज़रिए कराची मुंतकिल किया गया है, जहां पर उनका इलाज इस वक्त जारी है। लेकिन जो मुलजिम है वाक़े के आधे घंटे बाद ही पुलिस मुकाबले में उसे भी मार दिया गया है। तो इसकी तफसीलात पहले जान लेते हैं। बिल्कुल, हमारे ब्यूरो चीफ कोयटा से फरीदुल्ला मौजूद हैं वहाँ पर। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आज 2026 में भी हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ आखिर क्यों कर महफूज नहीं है। और हमारे साथ इसी हवाले से सिंध गवर्नमेंट की तर्जुमान सादिया जावेद साहिबा भी होंगी, क्योंकि कराची रेफ़र किया गया है एयर एम्बुलेंस के ज़रिए। फौरी तौर पे लेडी डॉक्टर को वहाँ पे पहुँचाया गया है, एहतियात की जा रही है और पूरी देखभाल भी की जा रही है। हम उनकी रिकवरी के लिए दुआगो भी हैं। लेकिन पहले ब्यूरो चीफ कोयटा फरीदुल्ला से जानते हैं कि ये वाक़या हुआ कैसे और इसके बाद फौरी तौर पर जो इंतज़ामी हरकत में आई तो क्या इक़दाम किए गए। जी फरीदुल्ला, तफसीलन बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ जहाँ ये सर्जिकल यूनिट है। यहाँ अफसोसनाक दिलखराश वाक़या पेश आया, जहाँ लेडी डॉक्टर अपने ड्यूटी रूम में मौजूद थे। यहाँ के जो लिफ्ट ऑपरेटर था हमायूं शाह, उसने जो है उस पर तेज़ाब फेंके अफसोसनाक वाक़या, जिसके बाद पूरे जो कोयटा शहर तमाम जो हल्के उसकी शदीद मजम्मत कर रहे हैं। तो वाक़या कुछ यूँ पेश आया कि जो यहाँ थी लेडी डॉक्टर मौजूद थी कि लिफ्ट ऑपरेटर आया है और उसने जो ड्यूटी रूम है उसका दरवाज़ा नॉक किया। नॉक खोलने जैसे दरवाज़ा खुला तो उसने अपनी जेब से बोतल निकाल के उन पर तेज़ाब फेंक के भाग गया। जैसे भागा है तो उसके चेहरे पे तेज़ाब पड़ा है लेडी डॉक्टर मानूर के, जिसके बाहर निकली। वजह से वो बाहर निकली थी। यहाँ दूसरा एक ट्रेनी जो मेडिकल स्टूडेंट था, उन्होंने उसको बचाने के लिए अपना जो कोट था उन पर डाला, लेकिन वो खुद भी ज़ख्मी हो गए। दोनों अफराद ज़ख्मी, उनको फौरी तौर पर यहाँ से जो था निजी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ इनको तिबी इमदाद दी गई। तिबी इमदाद देने के बाद डॉक्टर मानूर को जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की हदायत पर जो है एयर एम्बुलेंस के ज़रिए कराची मुंतकिल कर दिया। कराची मुंतकिल निजी हॉस्पिटल में उनका जो बाकायदा है इलाज चल रहा है। और अब इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो उनका 13% जो है वो जुलसी हैं, जिसकी वजह से उनकी आँखों पे भी असर पड़ा, लेकिन जो इनकी बेनाई वो महफूज है। जो कर्नियाज़ हैं उन पर किसी का असर नहीं पड़ा। अब तहकीकात जारी है। इसके बाद पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए DIG कोयटा के मुताबिक जो है आधे घंटे के अंदर जो मुलजिम को CCTV कैमरा और जदीद आलात की मदद से उन्होंने चेज़ किया है। चेज़ करने के बाद जैसे उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। जो मुलजिम था हमायूं लिफ्ट ऑपरेटर, तो फायरिंग के नतीजे में जो है उन्होंने पुलिस पे की। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। जवाबी फायरिंग के नतीजे में जो है जो ऑपरेटर था मुलजिम जो है वो मारा गया है। उसके बाद इधर मैं आपको जगह दिखाता हूँ जहाँ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया सिविल हॉस्पिटल की। ये बिल्कुल सर्जिकल यूनिट है। सर्जिकल यूनिट में यहाँ से इस जगह से वो मुलजिम CCTV के कैमरा जो मैं बताता हूँ यहाँ से ऐसे मूव करता हुआ इस तरफ आया है। और ये वो ड्यूटी रूम है जहाँ पर डॉक्टर यहाँ मौजूद थी। तो जैसे इसने यहाँ नॉक किया है
इसको नॉक करने के बाद जैसे ये दरवाज़ा ओपन हुआ है लेडी डॉक्टर का, तो उसने जो बॉटल उसके हाथ में थी तेज़ाब वाली, एसिड वाली, उन्होंने पे थ्रू किया है, जिसकी वजह से उनका जो चेहरा है वो झुलस गया है। और ये वो तमाम देखिए अब तक शवाहिद वहाँ के वहीं मौजूद हैं। यहाँ पढ़े में अगर मेरा कैमरा मैन मोहम्मद जाफ़र आपको दिखा सके, ये तमाम वो शवाहिद हैं यहाँ जो वाक़या पेश आया। अब देखिए दरवाजे के ऊपर भी वो एसिड पड़ा है और तमाम, लेकिन पुलिस ने इसको क्राइम सीन करार दे के इसको बंद कर दिया है। पुलिस अपनी तहकीकात कर रही है, जब तक तहकीकात नहीं होती क्राइम सीन पुलिस अपनी तहकीकात कर रही है। बहुत शुक्रिया फरीदुल्लाह, आप हमारे साथ मौजूद थे। और इस तरह के कई वाक़यात हर साल पेश आते हैं। 150 से तकरीबन 400 ख़वातीन तेज़ाब गर्दी का शिकार होती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सादिया जावेद साहिबा, तर्जुमान है सिंध हुकूमत, क्योंकि अब इस मामले को लुक आफ्टर कर रही है सिंध हुकूमत। हम भी सराहेंगे उनके इस इक़दाम को। बलूचिस्तान में ये वाक़या पेश आता है और उसके बाद सिंध हुकूमत इसको ऑन करते हुए अपने पास ले जाते हैं पेशेंट को, और अब पूरी लुक आफ्टर की जिम्मेदारी जो है वो सिंध हुकूमत ने उठा ली है। सादिया साहिबा, वैसे तो ये बड़े अफसोसनाक वाक़या है। हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर 150 से 400 सालाना की बुनियाद पर ख़वातीन दहशतगर्दी का, इस तरह की तेज़ाब गर्दी का शिकार होती हैं। लेकिन ये मामला सिर्फ एक वाक़या नहीं है, बल्कि हमारी रिवायात, हमारी इक़दार, हमारी मौशरती जो एक पहलू है, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा तमाचा है उसके मुंह पर। आप नहीं समझते कि इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए बर वक्त इक़दाम करने चाहिए? और अभी उन खातून की हालत कैसी है डॉक्टर की, और क्या डॉक्टर्स कह रहे हैं, कब तक वो रिकवर कर पाएंगी? थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के तवज्जुह से मैं इस वाक़ये को कंडेम्ड करूँगी। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ख़वातीन के ख़िलाफ़ किसी किस्म का तशद्दुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा। देखिए, हमारे पास तेज़ाब गर्दी, जहाँ तक सिंध की बात की जाए तो हमारे पास तो एसिड कंट्रोल और एसिड अटैक के बारे में सिंध असेंबली में लॉ मौजूद है। नेशनल असेंबली ने भी एक लॉ पास किया है, लेकिन कवानीन बने हैं, लेकिन कवानीन को मजीद, एक तो पहली बात ये कि कवानीन को सख्त करना पड़ेगा। ये क्रिमिनल अफेंस है, जो लॉ है उसके मुताबिक ये क्रिमिनल अफेंस है, और जो लेकिन मजीद उसको सख्त करने की ज़रूरत है। और तमाम पाकिस्तान के सूबों के हुकूमतों से मेरी यही अपील होगी कि आप बिलफौर, अगर आपके यहाँ कानून मौजूद हैं तो उनको रीराइट करें, उनको अपने लॉ डिपार्टमेंट से कहें कि मज़ीद कानून सख्त किया जाए, और उसके बाद इन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करें जो इसकी सेल परचेज में भी इन्वॉल्व है। और क्योंकि सबसे बड़ी वजह यही है कि ये इजीली अवेलेबल होता है, बाजार कोई भी जाए वो तेज़ाब की बोतल खरीदता है, और वो फिर इस तरह के हादसा। अच्छा, जहाँ तक डॉक्टर महानूर बलोच हैं, मैं उनसे कल मिली हूँ, मैंने उनको जाके देखा है। उनके कोई ऑर्गन, खुदा का जो सबसे बड़ा शुक्र है कि उनका कोई ऑर्गन जो है वो डैमेज नहीं हुआ है। सारा एसिड थ्रोइंग जो हुई है वो उनकी फेस की जो स्किन है उसको उसने डैमेज किया है, जो उसके लिए वो आगा खान में है। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत मैडम फरियाल तालपुर साहिबा, इस मामले को पर्सनली उन्होंने टेकअप किया हुआ है। वो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, जो भी एक्सपर्ट हैं प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से, उनके साथ पर्सनली कोऑर्डिनेट कर रही हैं। और मानूर इज स्टेबल। कल रात को चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान भी उनके पास आए हैं। जहाँ तक आपने ये सवाल किया कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक, देखें जो प्लास्टिक सर्जरीज हैं इस तरह के बर्न विक्टिम्स के लिए, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, it will take time. 2-3 महीने डेफिनेटली उनको लगेंगे, लेकिन बर वक्त उन्हें पहुंचाया गया, ये भी बड़ा खुशाइंद है। फिर जिस तरह से पीपल्स पार्टी हमेशा ख़वातीन को एम्पावर भी करती है और उनको नुमाइंदगी भी दी जाती है, तो ये खुशाइंद बात है कि पीपल्स पार्टी की तमाम तर ख़वातीन इसे एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से, एहसन तरीके से हल करने की, बेहतर करने की कोशिश भी कर रही हैं। अच्छा, ये बताइएगा सादिया साहबा, एक तो ये कि हुआ ही कैसे, सारी अरेंजमेंट कैसे मुमकिन हुई? क्या सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एयर एम्बुलेंस वहाँ पर गई थी? इस वक्त किस हॉस्पिटल
में डॉक्टर महानूर को ज़ेर इलाज रखा गया है और रेशो क्या है? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं कि इस तरह के केसेस में 13% कहा जा रहा है कि उनका जिस्म झुलसा है, जिस तरह से आप बता रहे हैं फेस पे भी, इस तमाम का तमाम रिकवर हो जाएगा? डॉक्टर्स की राय क्या है? देखिए, बलूचिस्तान गवर्नमेंट, अगर आपको याद हो तो आज से कोई 7-8 दिन पहले गिलगित बल्तिस्तान जाने से पहले चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान गए थे और ये वही एयर एम्बुलेंस है जो फर्स्ट पेशेंट लेकर कराची के एयरपोर्ट पे उतरी है, जिसकी इनॉग्रेशन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जो है वो प्रोक्योरमेंट की थी एयर एम्बुलेंसेस की वहाँ, क्योंकि वहाँ दहशत गर्दी के वाकयात की बहुत ज़्यादा आपको पता है कि वहाँ सीरियस पेशेंट्स होते हैं और इस वजह से उनकी ज़रूरत थी। उन्होंने एयर एम्बुलेंस जो उनके पास वहाँ मौजूद थी, जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की मिल्कियत है, उसके ज़रिए फिलफौर जैसे ही ये वाक़या हुआ है विद इन 30 मिनट्स उनको फ्लाई आउट किया है और वो कराची पहुंची हैं। कराची में सिंध गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स मौजूद थे, उन्होंने इनको रिसीव किया है। इस वक्त वो प्राइवेट हॉस्पिटल आगा खान यूनिवर्सिटी में अंडर ट्रीटमेंट है। आगा खान यूनिवर्सिटी के जो भी प्लास्टिक सर्जन का पैनल मौजूद है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से लेकर जो भी उनकी टीम वहाँ मौजूद है, दे आर लुकिंग आफ्टर हर। कल रात से उनका जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो गया है, जो उनकी, क्योंकि वो जाहिर सी बात है बर्न था तो वो कुछ देर डॉक्टर्स को वेट करना था और जो भी मेडिकली उनको वो करना था। कल रात से उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। मैंने आपको पहले कहा इट इज़ अ लॉन्ग ट्रीटमेंट। सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत, मैंने आपको जैसे पहले कहा कि वो इस मामले को पर्सनली देख रही है। ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द थिंग्स विल बी बेयर बाय पीपल्स पार्टी। और हम दुआगो हैं कि डॉक्टर महानूर जो है वो जल्द से जल्द रिकवर कर पाएँ। प्रोसेस लंबा है लेकिन बड़ा ही तकलीफ दे भी है। सादिया साहिबा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात बतदरीज बढ़ते जा रहे, बजाय इसके कि कम हो जाते और इसके ऊपर कवानीन भी बने, लेकिन अभी जो कार्रवाई हुई है, जिस तरह से उसने अटैक किया, उसके बाद उसे आधे घंटे के अंदर पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए उसे मार दिया गया है। पुलिस मुकाबले में वो जाँ भाग भी हो चुका है। क्या यही तरीक़ाकार होना चाहिए या इसको टेस्ट केस बनना चाहिए था, इसको सरेआम लटकाया जाना ज़रूरी था? क्योंकि इस तरह के और बहुत सारे नौजवान हैं जो दिल में ये ख्वाहिश लिए बैठे होंगे कि अगर कोई लड़की उन्हें ना करती है या उनको रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो उसको इसी तरह तेज़ाब गर्दी का निशाना बनाया जाए, जलाकर मार दिया जाए। और बहुत सारे हम देख रहे हैं शादीशुदा लड़कियां भी इस तेज़ाब गर्दी का या जलाने का सबब बन जाती हैं, वजह बन जाती हैं। तो क्या हमें इसके लिए कुछ और करने की ज़रूरत थी या यही तरीक़ाकार होना सही है कि उन्हें पुलिस मुकाबले में आधे घंटे के अंदर मार दिया जाए? देखिए, जाहिर सी बात है हर हुकूमत के सोचने का अपना तरीका है। बिल्कुल, देखिए, एक तो पहली बात यह है कि बिल्कुल एक टेस्ट केस है। बलूचिस्तान में ऐसे वाक़यात बहुत रेयरली कभी रिपोर्ट हुए हैं तेज़ाब गर्दी का। मेरी याददाश्त में वाक़या नहीं है। ठीक है, वहाँ की पुलिस ने स्पीडी जो है वो, क्योंकि आइडेंटिफाई था कि किसने क्राइम किया है और उसने पुलिस पर अटैक करने की कोशिश की अपनी जान बचाने के लिए। पुलिस ने उस पर रिवर्स फायर किया, उस पर वो चला गया। लेकिन देखिए, हमें बिल्कुल जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको सख्त करना चाहिए। ऐसे लोगों को अदालती निज़ाम के ज़रिए सज़ाएं होनी चाहिए। मैं तो बिल्कुल एक्स्ट्रा जुडिशल की बात नहीं करूँगी। बिल्कुल अदालती निज़ाम में कानून इतने सख्त होने चाहिए कि ऐसे लोगों को सज़ाएं हों, ताकि लोगों के लिए टेस्ट केसेस बने, इबरत बने कि कोई भी नौजवान हो या शादीशुदा ख़वातीन के साथ जो घर में तशद्दुद किया जाता है और फिर बहाना बनाया जाता है कि जी वो गैस सिलेंडर की वजह से या कोई और चीज़ गिर गई और जल के मर गई, वो इस तरह के वाक़यात की रोकथाम हो। सख्त से सख्त कानून होने चाहिए और उनके खिलाफ स्पीडी ट्रायल्स होने चाहिए और ताकि सज़ा हो।
बिल्कुल, जहाँ थैंक यू। तक मैं एक बात ऐड ऑन करूं कि जरूर। मैं मिली हूँ डॉक्टर महानूर बलोच से। वो एक बहुत बहादुर खातून है एंड शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं जैसे ही ठीक होंगी आई विल गो बैक टू माय ड्यूटीज़। मैं अपनी ड्यूटी जो है वो रिज्यूम करूंगी। तो आई एम वेरी हैप्पी कि वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग खातून है। जैसे पाकिस्तान की तमाम खवातीन माएँ बहनें बेटियां बहादुर है, उसी तरह महानूर भी बहुत बहादुर है। बहुत बहुत ही शुक्रिया। ज़बरदस्त, ये मोराल भी उनका हाई है और जो एकदम सिंध गवर्नमेंट वो भी काबिल सताइश है। थैंक यू सो मच। सादिया जावेद साहब तर्जुमा सिंध हुकूमत हमारे साथ मौजूद थी। हमारी माएँ बहनें बेटियाँ ये सभी इसी क्राइसिस से गुजर रही हैं, मुख्तलिफ अंदाज में गुजर रही हैं, लेकिन ये टेस्ट केस होना चाहिए। जिस तरह से इबरत का निशान इस शख्स को बनाया भी गया है जिसने इक़दाम किया था, ये मैसेज भी है बड़ा वाज़ेह कि जो भी अपने दिल में अपने इरादों में कोई ऐसा घिनौना इक़दाम करने का इरादा लिए बैठा है, उसे इसी तरह के अंजाम का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, और पूरी कौम इस वक्त डॉक्टर महानूर के साथ हैं, उनकी हिम्मत बंधाने के लिए उनके साथ खड़ी हैं। और इसी तरह बहुत सारी शोबिज़ इंडस्ट्री की जो ख़वातीन हैं वो भी उनके साथ खड़ी हैं। माहिरा खान हैं जो कि इस पर बड़ा अफसोस का इजहार करती हैं और डॉक्टर महानूर के साथ खड़े होने का वो भी कह रही हैं। उसके अलावा हम देख रहे हैं यासर हुसैन हैं, दीगर डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ हैं, इमन खान हैं, हदीका हैं, और ये तमाम वो लोग हैं जो कि ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं जिनके साथ किसी भी किस्म की कोई नाइंसाफ़ी हुई है, कोई जुल्म हुआ है, कोई बर्बरियत हुई है, और ये एक बार फिर से तमाम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। जी हाँ, ज़ारा नूर अब्बास हैं, सज्जल हैं, सबूर अली हैं, ये सारी शोबी शख्सियात हैं जिन्होंने आवाज़ बुलंद की है डॉक्टर महानूर के हक़ में। और ये जो तेज़ाब गर्दी का सिलसिला है इसका ख़ात्मा होना चाहिए और कवानीन तो पहले से मौजूद हैं, उस पर अमल दरामद की ज़रूरत है। इस तरह के जो काली भेड़ें हैं, इस तरह के जो दरिंदे हमारे माशरे के अंदर मौजूद हैं, उन्हें इबरत का निशान बनाया जाए ताकि आइंदा कोई इस तरह की जुर्रत ना कर सके। बिल्कुल जी, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, दीगर हम इशूज़ होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। और अभी बताएं आपको कि ईरान की जानिब से इजराइल पर मिसाइल फायर किए गए हैं और इजराइल ने दावा किया है कि इसका फ़ज़ाई दिफाई जो निज़ाम है मिसाइल हमलों को नाकाम बना रहा है। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने कहा है कि इजराइल को लेबनान पर हमले रोकने होंगे और ये बार बार इसी बात का मुतालिबा ईरान भी करता आया है कि किसी भी किस्म के जो इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं इजराइल की जानिब से कि वो किसी भी किस्म का किसी भी मुल्क पर अटैक कर सकता है, उसको पहले रोकना होगा। और ईरान को मशवरा है, आपने मिसाइल दाग दिए, इतना काफ़ी नहीं है जी, और इतना काफ़ी बिल्कुल नहीं है और मशवरा भी एक दिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ईरान अब दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और डील करे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये फॉक्स न्यूज़ को गुफ्तगू करते हुए कहा गया है कि ईरानी हमलों से किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, उम्मीद है इजराइल भी जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा और नेतन्याहू से कहूँगा कि जवाबी हमले ना करे। पीर मंगल या बुध को डील पर दस्तखत होने वाले थे लेकिन ये सब हो गया। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब समझ में नहीं आता कि वो चाहते क्या हैं, वो खुद भी डील करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ तो वो धमकी अमेज़ बयानात देते हैं, दूसरी तरफ फिर वो ये भी कहते हैं कि ना तो पाबंदियां हटाई जाएंगी और ना ही किसी किस्म का उन मुआहिदे के अंदर इस तरह की कोई शर्त शामिल की जाएगी। और फिर वो कहते हैं कि अगर वो अच्छे तरीके से बर्ताव अच्छे बच्चों की तरह बर्ताव करें, जबकि उनका अपना जो बर्ताव है वो बिल्कुल भी अच्छे बच्चों वाला नहीं है। लेकिन ये भी समझ में नहीं आ रही कि वो एग्जैक्टली चाह क्या रहे हैं। तो इसी तमाम सूरत हाल पर मंसूर जाफिर साहब माहिर मशरक़ वस्ता उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक तरफ हमले चल रहे हैं, दूसरी तरफ धमकियाँ चल रही हैं और तीसरी तरफ इस उम्मीद का इजहार या मशवरे भी दिए जा रहे हैं कि अगर आप अच्छे तरीके से पेश आते हैं, उनको तबाह बर्बाद करने की ख्वाहिशात और अमली इक़दाम के बावजूद भी, तो वो कहते हैं कि जी मैं सोचूंगा कि आप पर से पाबंदियाँ हटाई जा सकें। तो ये मामला कब तक हल होता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए जी, जो ताज़ा एस्केलेशन है इसकी असल में बुनियाद तलाश करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त इसराइल जिस तरीके से लबनान पर उसने चढ़ाई कर रखी है और ख़ास तौर पे एक नाम नहाद जो फायरबंदी है उसकी भी अमेरिका उससे पाबंदी नहीं करवा पा रहा, उस पर भी उसको कारबंद रहने पर मजबूर नहीं कर सक रहा। रात को जो लेट नाइट बैरूत पर जो हमला किया गया, ये बुनियादी तौर पे कार्रवाई उसके जवाब में की गई और एक लिहाज से ईरान ने कोशिश की है कि एक नया डेटरेंस बैलेंस जो है वो क्रिएट करे, क्योंकि इस वक्त इसराइल को बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए उसका हाथ खुल चुका है और वो बिल्कुल जिसे कहना चाहिए एक पागलपन की हद तक जो है वो लबनान पर अपनी चढ़ाई जो है वो जारी रखे हुए है। न सिर्फ जनूबी लबनान का इलाका बल्कि उसका नबातिया शहर, उसका सौर शहर और अब तो वो
जो सेटल्ड एरिया बैरूत का है उसको भी निशाना बनाने के, और वहाँ पे भी जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाने के बारे में बात। ये खतरनाक पेशरफ्त इस लिहाज से है कि अगर इसमें यानी इस वक्त इसराइल जवाबी कार्रवाई बड़े पैमाने पर करता है, बैरूत का निशाना बनाना, तो ये फिर जंग जो है इसको कंटेन नहीं किया जा सकता। और इस रद्द-ए-अमल को अगर आप स्टडी करें तो इसमें दूसरी तरफ से जो यमन का महाज है वो भी इफेक्टिव हो गया है, तो यमन से भी मिसाइल जो है वो लबनान इसराइल पर फायर किए गए हैं। तो ऐसी सूरत में ईरान ने और ख़ासतौर पर पासरान इनकलाब के जो तर्जुमान, जो उनका बयान अगर आपने देखा हो, उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा है कि ये रेड लाइन है हमारे लिए बैरूत लबनान, और ख़ास तौर पे जो जनूबी लबनान का इलाका है वहाँ पर इसराइल अपनी यानी चढ़ाई बंद करे। इस वक्त वहाँ पे दिलचस्प सूरत हाल ये बन चुकी है कि फायरबंदी का माहिदा जो है वो लबनानी हुकूमत के साथ किया जाता है और इसराइल के साथ किया जाता है, जबकि लड़ाई वहाँ हिजबुल्लाह लड़ रही है। और इस वक्त आप समझ सकते हैं बड़ी ही अहम पेशरफ्त पाकिस्तान के हवाले से भी है कि बाय द टाइम वी स्पीक ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उस वक्त लबनान के आर्मी चीफ जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और लबनान की फ़ौज को ये टास्क दिया गया है कि वो हिजबुल्लाह को डिसआर्म करे और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करे। तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट पेशरफ्त है, और मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल में हमें माजी में जो अपना मौक़िफ़ है, ख़ासतौर पे जब फ़लस्तीन के अंदर वहाँ पे मज़ाहमती ग्रुपों को डिसआर्म करने की कार्रवाई पाकिस्तान के सपुर्द की जा रही थी, तो पाकिस्तान ने अपना बड़ा एक असूली मौक़िफ़ ज़ाहिर किया था कि हम वहाँ पे क्या हम अमन के लिए तो आ सकते हैं, लेकिन हम इस काम के लिए नहीं आ सकते। लेकिन हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने के लिए हम वहाँ नहीं आ रहे, तो इस मौक़िफ़ को भी दोबारा दोहराने की ज़रूरत है और बावर कराने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत किसी का हथियार बनने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने के लिए वहाँ पर किसी भी किस्म की मुआवनत करने के लिए तैयार है। अच्छा, अगर हम यही सूरत हाल देख लें, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप कहते भी हैं कि नेतन्याहू को वो बड़ा उन्होंने बुरा भला भी कहा, कॉल पर काफ़ी उनकी खिंचाई भी हुई नेतन्याहू की, और उन्होंने उन्हें बताया कि अगर मैं ना होता तो तुम्हारा शायद तुम्हें दुनिया पूछती भी ना और तुम्हारा अंजाम कुछ और होता और तुम्हारे साथ बहुत बुरी होती है अगर मैं तुम्हारे पीछे खड़ा ना होता। लेकिन उसके बावजूद भी, इतना कुछ डोनाल्ड ट्रंप के कह देने के बावजूद भी, अमेरिका जैसे सुपर पावर के प्रेसिडेंट के कह देने के बावजूद भी अगर नेतन्याहू को फ़र्क नहीं पड़ा या नेतन्याहू ने हमले नहीं रोके, इसराइल की जानिब से अभी भी वहाँ पर इसी तरह से हमले जारी हैं, तो फिर क्या समझते हैं कौन रोक पाएगा? अगर जिनकी पुष्टपनाही है, जो फंडिंग करते हैं, जो वहाँ पर असलहा फ्राहम करते हैं, वही रोक नहीं पा रहे, तो फिर कोई और है जो ऐसा रोक पाएगा इसराइल को? क्योंकि इसराइल जिन मकासद के लिए ये सब कुछ कर रहा है वो तो लगता ही है कि अगर इस तरह से जारी रहे तो अनकरीब पूरे हो जाएंगे उनके मकासद भी। देखिए, जहाँ तक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की उस मुबैना खिंचाई और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुँहमारी का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ ये सारी एक नूरा कुश्ती है, ये दुनिया को धोखा देने की और अपने अवाम को और दुनिया को पागल बनाने की कोशिश है। आज अगर आप रिसेंट स्टेटमेंट देखें जो उन्होंने फाइनेंशियल टाइम को दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, उन्हें कहा है ये सारा ड्रामा रचाने के बाद, ये बात करने के बाद उन्होंने एक जुमला दिया जो बेसिकली हकीकत हाल को मुनकशिफ करता है कि उन्होंने कहा कि आई एम कॉलिंग द शॉट्स, यानी जो कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, ये सब जो आगे आपको नजर आ रहा है ये एक लिहाज से मेरी मर्जी और मंशा के मुताबिक हो रहा है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप साहब की इन बातों पे कौन यकीन करेगा कि जिसमें वो कहते हैं कि जी मैंने उसको नेतन्याहू को मना किया है और उन्हें मैंने कहा कि ये सारा कुछ जो हो रहा है इसकी कीमत भी तो है मंसूर साहब, जो अभी तक भी अदा की है डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने, अंदरूनी इख्तिलाफ की सूरत में अवामी इख्तिलाफ, रिपब्लिकन्स उनकी अपनी जमात के लोग, डेमोक्रेट्स तो हैं ही, कांग्रेस के अंदर भी बड़ी शदीद मुखालफत हो रही है, उनके जंग के इख्तियारात को भी महदूद किया गया है ऐवान नुमाइंदगान के अंदर, और उनके इत्तेहादी चाहे वो अरब इत्तेहादी हों, नेटो के हों, यूरोपियन ममालिक हों, सभी मुखालिफ हो चुके हैं इक़दामात की वजह से। आगे मिड टर्म इलेक्शन भी हैं, तो ये सारी चीज़ें, सारे जो भारी कीमत है चुकानी पड़ भी रही है, आगे इसका मज़ीद इसमें इजाफा भी हो सकता है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को ये घाटे का सौदा अभी नज़र नहीं आ रहा क्या? ये डोनाल्ड ट्रंप साहब और उनके जो इत्तेहादी हैं नेतन्याहू, उन दोनों का मफाद इसी में है कि इस नौयत की लड़ाई झगड़ा चलता रहे, जिसके नतीजे में उनका इक़्तिदार जो है वो कायम रहे, क्योंकि नेतन्याहू का भी बका इसी में है कि जब तक ये जंग और इमरजेंसी की सूरत हाल उनके मुल्क में बरकरार रहेगी वो सुप्रीम कोर्ट के उस मुआखज़े से बचे रहेंगे। और इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी अब क्योंकि दाखिली तौर पे जितना ज़्यादा उनकी साख को नुकसान पहुंचना था, जो उनके साथ उनके मेगा बेस का एक एतमाद शेख होना था, वो हो चुका है, लेकिन वो नहीं चाहते कि इस वक्त यदि एक कमज़ोर फरीक के तौर पे या एक कमज़ोर सदर के तौर पे दुनिया के सामने आए या अमरीकी अवाम के सामने आए। वो एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ऑल आउट विक्ट्री के ख़्वाह हैं
यही वजह है कि उन्हें इस वक्त आल विक्ट्री के लिए ना तो उनका कोई पहले होमवर्क मुकर्रर था, उन्होंने भी नेतन्याहू के दबाव में आके या उनके जो एक लारे लप्पे थे, जो उन्होंने एक रोजी पिक्चर पेंट की थी ईरानी सोसाइटी के हवाले से, उसी को बुनियाद बना के उन्होंने अपनी फौज यहाँ पे एक लिहाज से हमले के लिए भिजवा दी या लश्कर कशी कर दी। लेकिन जमीन पर उतर कर उन्हें मालूम हुआ, यानी हकायक जानकर उन्हें पता चला कि ये तो कोई और मामला है जो उनके सामने इस वक्त आ गया है। इस वक्त अब उस अपने पूरी जो दाखिली जो आप कह लीजिए गलतियां हैं, जो स्ट्रेटेजिक गलतियां हैं, उनका वो इस लिहाज से एक वे आउट चाह रहे हैं। वे आउट उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, और जिस वक्त ईरान के साथ उनके मुज़ाकरात की बात होती है तो ईरान उनके साथ एक ऐसी ऑल आउट डील चाहता है कि जिसमें उनके असासाजात की बहाली, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये होता हुआ नजर आता है आपको, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो अभी हालिया बयान है जो उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को भी दिया और जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर वो देते हैं, वो कहते हैं कि जी वो किसी भी किस्म के मुंजमद असासे भी उनके जो फ्रीज असासे हैं उनको भी रिलीज़ करने के लिए तैयार नहीं है, उनके ऊपर से पाबंदियाँ हटाने के लिए भी तैयार नहीं है। हाँ, अगर ईरान जो है वो मुआहिदा कर लेता है और अच्छे से पेश आता है तो इसके बारे में सोचा जा सकता है, तब भी वो ये गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है कि उनके मुंजमद असासे छोड़ दिए जाएंगे या उनके ऊपर से सैंक्शंस हटा दी जाएंगी। तो ऐसी सूरत में ईरान भी चाहता है कि वो बेहतरीन मुआहिदा कर पाए, उसके पास भी एक अच्छा मौका है। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप खुद ये बार बार कहते हैं कि वो पिछले प्रेसिडेंट से ज़्यादा अच्छा मुआहिदा करेंगे, तो क्या आपको ऐसी सूरत में कोई मुआहिदा होता हुआ नज़र आता है? दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि वो मुश्तबा खामेनेई अगर टेबल पर आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ खुद बैठ के वो कहते हैं कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, उनके साथ मुज़ाकरात या डील करने के लिए तैयार हूँ। अगर उनकी शराइत ही नहीं मानी जाएंगी ईरान की, तो फिर डील किस तरह की और टेबल पर बैठने का फ़ायदा क्या होगा जिस ख्वाहिश का इजहार डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं? तो फिर ऐसा तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा दूर दूर तक। देखिए, जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये कहना है कि वो ईरान के मुंजमद असासे अनफ्रीज नहीं करेंगे, ये तो उनकी सियासी भड़के हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि वो खित्ते के ममालिक को किस तरह दाना डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हम ईरान के असासे अनफ्रीज करके उन्हें सेल आउट करके तो हम जो आपको जंग में नुकसान पहुंचा है हम उसकी कंपनसेशन अदा करेंगे। और फिर जवाबन आप देखिएगा कि यही डोनाल्ड ट्रंप जो है ये इन्हीं खलीजी मुल्कों से कहेंगे कि हमने आपके दिफा में जो बहुत ज़्यादा जंग लड़ी है, जो आपको बचाया है ईरान से, तो अब आप उसका खर्चा हमें दीजिए क्योंकि हमारा गोला बारूद सारा इस्तेमाल हुआ है। पहले वो कह भी चुके हैं। इस नौइयत की जो कारोबारी डील्स हैं, जो बुनियादी तौर पे उनके किसी भी हतमी माहिदे के राह में जो रुकावट है। और अब आप देखिए कि जैसे ही ये ईरान का और लबनान का आपस में ये मामला शुरू हुआ है, इसराइल और लबनान वाला, तो उसके साथ ही आज ही 3% जो तेल की कीमतें वो बढ़ गई हैं। और इससे यकीनन जब ये कीमतें गिरेंगी तो जो स्टॉक मार्केट में डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवारी और उनके ख़ानदान के लोग ये सट्टाबाजी करते हैं, वो तमाम के तमाम इससे फिर एक बार अपने हाथ रंगेंगे और एक जो प्रॉफिट है वो गेन करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा लड़ाई शुरू करेंगे। तो ये पूरा जंग जो है इस वक्त अमेरिका और इसराइल के लिए बिजनेस है, क्योंकि उनकी वॉर इंडस्ट्री भी इसी से चलती है और उनकी जो स्टॉक मार्केट में जो उनके खास तौर पे ये जो जिसे कहना चाहिए हकीकी मानों में जो जुआ खेलने वाले लोग हैं, वो भी उन्हीं के खानदान और उन्हीं के करीबी हल्के के लोग हैं जो इस पूरी जंग से हकीकी मानों में अपने खजाने भर रहे हैं। ये चंद लोगों के माली मफाद के लिए या उनकी अना की तस्कीन के लिए पूरी दुनिया के अंदर एक जो हम देख रहे हैं कि रिसेशन भी देखा जा रहा है कि तेल की कीमतें, स्टॉक मार्केट्स, ये निज़ाम दरम बरम हुआ हुआ है। तो इसका ड्रॉप सीन कब तक होता देख रहे हैं? कौन किरदार अदा करेगा? फिर रशिया और या चाइना को मैदान में आना पड़ेगा? पाकिस्तान तो पहले ही बैकडोर डिप्लोमेसी और कोशिशें जारी रखे हुए हैं। देखिए, आप अगर इस हमले के बाद जो किया गया था ईरान की तरफ से लबनान पे, तो उसके बाद जो इसराइल का जो हमला था लबनान पर हुआ है, उसके फौरी बाद ईरानी जो वजीर खारजा हैं उनकी बहुत ही हेक्टिक डिप्लोमेसी जो है आगाज हुआ। पाकिस्तानी वजीर दाखिला से भी उनकी बात हुई है, कतर के वजीर दाखिला से भी बात हुई है, सऊदी अरब से भी तकरीबन उन्होंने यूरोपीय ममालिक तक से फौरी तौर पर रब्ता किया है। ये बुनियादी तौर पर ईरान की उस ख्वाहिश को ज़ाहिर करता है कि वो मुज़ाकरात के इस अमल को मंतकी अंजाम तक ले जाना चाहते हैं। तो लिहाजा खित्ते के ये दुनिया के वो ममालिक के जो हकीकी मानों में इस डील को परवान चढ़ता देखना चाहते हैं, अब उनकी बारी है कि वो स्टेप इन करें और किसी तरीके से अमेरिका और इसराइल को जो लबनान का फायरबंदी का मामला है उसे हकीकी मानों में ज़मीन पे इम्प्लीमेंट करके दिखाएं। क्योंकि इस वक्त ईरान ने लबनान को अपनी हकीकी मानों में रेड लाइन करार दे दिया है। और बात भी ऐसी है क्योंकि आज शाम में उनका असर नफूज ख़त्म होने के बाद, फ़लस्तीन में वहाँ पे मुजाफरी तहरीकों के कमज़ोर होने के बाद
अब उनके पास बिल्कुल, एक और ही अगर महान ईरान ने लेबनान relative को है। अपनी रेड लाइन करार दे दिया है तो फिर इसराइल की जानिब से अगर लेबनान पर दोबारा किसी किस्म का हमला किया जाता है तो ईरान इस पर डायरेक्टली जो है इन्वॉल्वमेंट अपनी दे सकता है, जो कि फिर से एक बार जंग को बढ़ावा देने के मुतरादिफ होगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल को इस वक्त सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि खित्ते में ऑलरेडी इतनी कशीदगी बढ़ चुकी है, प्राइजेस इस वक्त इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं, महंगाई का जोर जोरा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी इस वक्त जंगबंदी इसको यकीनी बनाना होगा, बजाय इसके कि इसको मज़ीद फैलाया जाए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे मंसूर जाफिर साहब और हमें अपना तज्जिया दे रहे थे। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और फिर कुछ बात होगी गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात जिसके गैर हतमी गैर सरकारी नताइज तो आ रहे हैं, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ होने वाला है, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी है, जिसे हम आपको गाय बगाए आगाह भी कर रहे हैं। 24 में से 18 नशिस्तें जिसके गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आए हैं। पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे आगे है 9 नशिस्तों के साथ। नून लीग, जिसके बारे में हम देख रहे थे कि जो एनालिसिस आ रहा था, जो सर्वेज आ रहे थे, बहुत से लोगों की राय थी कि अभी तक जो हाफिज़ हफीज़ुर रहमान थे उनकी कारकर्दगी सबसे बेहतर है, जिनका ताल्लुक नून लीग से है। तो तवक्कुआत तो ये बन गई थी कि नून लीग लीड करेगी। बहरहाल नून लीग अभी तक 2 और 6 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हैं और ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। GB 7 सकर्दू में पीपल्स पार्टी के सैयद तौकीर मेहदी कामयाब हुए और दीगर का भी इस वक्त आने का सिलसिला जारी है। बिल्कुल जी, और GB 6 हुंजा में भी उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार हैं, नेक नाम जीत गए हैं वो। हल्का नगर 4 में भी पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अख्तर अली हैं। GB 5 नगर से भी पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली मुराद कामयाब हुए हैं और GB 24 घांचे में भी आज़ाद उसद शफीक हैं जिन्होंने कामयाबी समेटी है। GB 3 गिलगित से भी आज़ाद उम्मीदवार हैं सुहेल अब्बासी, जबकि GB 22 घांचे से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद इब्राहिम सनाई कामयाब हुए हैं। हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं गिलगित से, फैसल दिलशाद, उनसे जानते हैं। फैसल दिलशाद, आप बताइएगा, पोलिंग का अमल जो है वो पुरअमन तरीके से जारी रहा और उसके बाद अभी तक तो गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज हैं, उनके मुताबिक आप किसको जीतता हुआ देख रहे हैं? और हम देख रहे थे कि जो पोलिंग के लिए आने वाले, जो वोट कास्ट करने के लिए आने वाले वहाँ के शहरी थे, वो वोट कास्ट करने के बाद वहीं पर बैठे रहे कि जब तक नताइज नहीं आ जाते हम यहाँ से जाएंगे नहीं। तो उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात थे? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो हदायत जारी किया था उसके मुताबिक पुरअमन और शिफाफ इंतखाबात रहा। आपने बात की कि अवाम वहाँ पर बैठे क्यों रहे, तो मैं आपको ये बताता चलूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी जब यहाँ पर आए थे उन्होंने ये कहा था कि फार्म 45 का बंदोबस्त आप कर लीजिएगा, फार्म 47 हम देखेंगे। अवाम को कहीं ना कहीं इस बात पे तशवीश हुई और अवाम एंड तक अपने स्टेशन पर नताइज आने तक वेट करता रहा। उसी नतीजे के नताइज में अब हम देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी तक भारी अक्सरियत से सीट निकाला है और हमें ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगी। हमने पहले भी एक न्यूज़ के शो में तज्जिया किया था कि पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बना रही, क्योंकि पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा यहाँ कैंपेन का मौका मिला। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद भी यहाँ रहे, उसके साथ आसफा भुट्टो भी यहाँ रहे, उसके अलावा उनकी जो मरकजी कायदीन थे उन्होंने यहाँ बेहतरीन अंदाज में कैंपेन चलाया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में भारी सीट निकाले। अब तक हमारे इत्तलात के मुताबिक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी सबसे आगे है। ठीक है। अच्छा, फैसल ये भी बताएगा कि एक तो ओवरऑल इंतखाबी अमल पुरअमन रहा, धांधली की शिकायत कहीं से मौसूल तो नहीं हुई और अभी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका भी बड़ा अहम किरदार होगा, तो क्या कुछ जोड़ तोड़ के लिए राब्ते भी चल रहे हैं? इस चीज़ के कितने इम्कानात हैं कि आज़ाद उम्मीदवार नून लीग के साथ मिल गए हैं तो फिर तो मुकाबला सख्त हो जाएगा कि हुकूमत कौन बनाता है? नहीं, लग ऐसा रहा है कि आज़ाद उम्मीदवार का जो झुकाव है वो पीपल्स पार्टी की जानिब ज़्यादा होगी, क्योंकि इन तमाम आज़ाद उम्मीदवार ने पीपल्स पार्टी के टिकट के लिए ऑलरेडी पहले अप्लाई किया था, उनको टिकट नहीं मिले थे, जिनके बाद उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा। अगर वो लोग चाहे तो मुस्लिम लीग नून इस्तिकाम पाकिस्तान तहरीक इस्लामी के प्लेटफॉर्म से भी इलेक्शन लड़ सकते थे। अगर हम गांचे की बात की जाए तो वहाँ पर 2 आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी पीपल्स पार्टी की जो टिकट है उसके लिए अप्लाई किया था। टिकट ना मिलने की सूरत में उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था। हमें लग ऐसा रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ आज़ाद उम्मीदवार का झुकाव ज़्यादा होंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो ख़त्मी नताइज हैं वो कब तक आ जाएंगे और उसके बाद नून लीग की, आपने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी को ज़्यादा कैंपेन का मौका मिला और नून लीग को उस तरह से मौका नहीं मिला। एक तो कैंपेन है, दूसरा वहाँ के अपना लोगों का झुकाव किस तरफ था? एक तो वोट से ये पता चल ही रहा है कि अभी पीपल्स पार्टी की तरफ झुकाव नज़र आता है, लेकिन अगर ओवरऑल वहाँ पर वैसे लोगों का रुझान देखें तो किस जमात की तरफ ज़्यादा रहा? हमें इस इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान की जो सीटें उनमें इंटरेस्ट नजर नहीं आया। मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ दौरे पर तो आए, लेकिन सिर्फ एक रोज का उनका दौरा था।
पाकिस्तान के जो मुस्लिम लीग नून के जो मरकजी कैदीन है कैप्टन सदर वो यहाँ पर दौरे करते रहे, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ज़्यादा इंटरेस्ट हमें नज़र नहीं आया गिलगित बाल्टिस्तान में। साथ ही जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार है उन्होंने काफ़ी यहाँ पर इंटरेस्ट शो किया। ठीक है, और उसका हम देख रहे हैं कि असर भी गिलगित के अवाम ने रद्द-ए-अमल की सूरत में दिया है। लास्टली टर्नओवर कैसा रहा, टर्नआउट कैसा रहा, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े यानी कि बालिग कितनी बड़ी तादाद में आए हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए? टर्नआउट काफ़ी बेहतर रहा पिछले साल की निस्बत। इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा टर्नआउट बेहतर रहा क्योंकि लोग घरों से निकले, वोट कास्ट किया। लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि जो मेन सिटी थे, लोग अपने गाँव से मेन सिटी शिफ्ट हुए थे, फिर उनका जो वोट था वो अपने विलेज में था। अगर हम स्कर्दू की बात की जाए तो स्कर्दू में गाछे खरमा से जो लोग पढ़ाई के लिए आते थे, शिगर से जो लोग स्कर्दू में स्टेबल थे, उनका वोट अपने मुतल्लिका जो विलेज है वहाँ पर था, जिनकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोगों की शिकायतें भी कि उनको लेकिन वोट कास्ट इसके बड़ी मुश्किलात के बावजूद टर्नआउट बहुत अच्छा रहा। ये खुशाइन बात है कि लोग अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले, पुरखतर रास्तों के बावजूद भी उन्होंने वोट कास्ट किया। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे फैसल गिलगित बाल्टिस्तान से, और हम उम्मीद करते हैं कि वही जमात वहाँ से इलेक्शन जीतेगी जो कि गिलगित बाल्टिस्तान के अवाम के लिए कुछ कर सके और उनका फ्यूचर जो है वो बना सके। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, बल्कि समुद्रों की बात कर लेते हैं। समुद्रों की बात करते हैं क्योंकि आज है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में समुद्रों का आलमी दिन, और इसका मकसद यही है कि इंसानी ज़िंदगी में समुद्र की अहमियत को उजागर किया जा सके, समुद्री हयात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए और आबी आलूदगी के बढ़ते हुए ख़तरात के बारे में अवाम में शऊर पैदा किया जाए। वैसे ये आबी आलूदगी तो पूरी दुनिया का मसला है, लेकिन अगर आप गलती से पाकिस्तान में क्लिफ्टन की तरफ चले जाएँ तो आपको समुद्र से ज़्यादा कहना तो नहीं चाहिए लेकिन नाले का एहसास होता है। इतना वो उसका रंग बदल चुका है, रेत का रंग भी ग्रे है और पानी का रंग भी काला हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही, और माहिरीन माहौलियात के मुताबिक हर साल तकरीबन 8 मिलियन मेट्रिक टन प्लास्टिक जो है वो समंदरों में शामिल होता है, जिसका जुनैद भी कह रहे हैं आबी माहौल को जो शदीद मुतासिर भी करता है, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि लाखों जो मछलियाँ हैं, कछुए हैं, डॉल्फिन हैं, दीगर समुद्री जानवर हैं, वो हलाक हो जाते हैं या उससे मुतासिर होते हैं। तो माहिरीन ये कहते हैं कि समंदरों में जो मौजूद कचरे की मिकदार है हमारे अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा है, जो ना सिर्फ समुद्री हयात बल्कि इंसानी सेहत के लिए भी बहुत ही बड़ा खतरा बनती जा रही है। और इस तरह से हम अपने समंदरों को गंदा अगर करते रहे तो फिर ये नेचर है हमारी जिसके साथ हम छेड़खानी कर रहे हैं, जिसको हम गंदा कर रहे हैं, तो फिर हमारी तब्दीलियों के बिल्कुल असरात भी हमें देखने को मिलेंगे और इसके बहुत ही मुज़र असरात हमारी इंसानी ज़िंदगियों पर पड़ेंगे। इसलिए हमें अपने समंदरों को बचाना है, साफ़ सुथरा रखना है। अपनी साहिली पट्टियों के जहाँ पर आप इंजॉय करने के लिए जाते हैं उनको साफ़ सुथरा रखिए। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगी और शामिल करेंगे दीगर इशूज़। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। और एक बहुत ही अहम और संगीन मसला जो कि लगभग हर घर की कहानी होती है और वो है सास बहू का रिश्ता, जिसको अमूमी तौर पे नेगेटिव कर दिया जाता है। हालांकि बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है दीगर रिश्तों की तरह, और वैसे भी हर घर में बेटियां भी होती हैं। जब बेटियां अपने घर ब्याह के चली जाती हैं तो फिर वो बहुएं होती हैं जो कि उस कमी को पूरा करती हैं या उस एहसास को दोबारा से कंप्लीट करती हैं जो कोई भी माँ चाहती है कि उसकी बेटी उसके साथ हमेशा मौजूद। बिल्कुल, और जुनैद ने जिस तरह से आगाज़ किया कि ये एक संगीन मामला है, तो मुझे लगा कि ईरान और अमेरिका की जो जंग है उसको डिस्कस ये तकरीबन उतना ही उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, इसकी जो हिद्दत है, जो शिद्दत है। हाँ। मतलब ये भी आप समझ लें कि ईरान अमेरिका जंग ही है, घर के अंदर जो शुरू हो जाए तो फिर ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। लेकिन ये बड़े खूबसूरत रिश्ते हैं अगर इनको समझा जाए और इनके साथ मोहब्बत से एक अच्छे सलूक के साथ रहा जाए तो फिर इससे अच्छा रिश्ता हो नहीं सकता। रिश्ता जुनैद भी कह रहे हैं कि जब बेटियाँ आपकी ब्याह कर दूसरे घर चली जाती हैं तो उनको वहाँ पर जाके उस घर को खूबसूरत बनाना चाहिए, बेटियों का किरदार अदा करना चाहिए, और जब आप घर में बहू लेकर आते हैं तो फिर आपको सास नहीं माँ बन जाना चाहिए ताकि आप उन बच्चियों के लिए माँ का किरदार अदा करें और वो आपके लिए बेटियों का। लेकिन ये कैसे, ये तो बड़ा मैं आइडियल सिचुएशन बता रही हूँ, लेकिन होता ऐसा नहीं है। हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर जो बहू है उसको कत्ल कर दिया जाता है, प्रेगनेंसी की हालत में खातून को कत्ल कर दिया गया और वो भी सगी हाला जो सास भी थी उन्होंने कर दिया। इस तरह के और बहुत सारे मामलात हैं जहाँ पर सास बहू को बर्दाश्त नहीं करती और बहू सास को बर्दाश्त नहीं करती। तो फिर क्या किया जाए कि इन रिश्तों के अंदर बर्दाश्त पैदा हो जाए, और फिर जब हम शौहर का किरदार इसमें इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो शौहर का किरदार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बेटा भी है, एक शौहर भी है, और अगर वो बैलेंस नहीं कर पाता, दोनों रिश्तों में तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाता, तो फिर चपकलिश वहाँ से पैदा होती है। तो हमारे साथ डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी मोटिवेशनल स्पीकर स्टूडियो में मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब। हालांकि डॉक्टर साहब ना तो सास हैं ना ही बहू हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने माना कि वो इंतखाब किया। ये अब पता नहीं विक्टिम है, भूल गए डॉक्टर साहब ने कहा वो विक्टिम है। अच्छे ऑब्जर्वर है या विक्टिम? ऑब्जर्वर ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है। हमने प्रोग्राम शुरू किया संगीन लफ्ज़ के, संगीन रिश्ता है, फिर आपने उसकी इंटरप्रिटेशन की, तो मुझे एक और वाक़या याद आ गया।
अमेरिकन खातून अव्वल हिलेरी क्लिंटन पाकिस्तान आई। जब वो पाकिस्तान आई तो पाकिस्तान की ख़वातीन के साथ उनकी एक टॉक रखी गई। तो उस टॉक में खातून ने उठ के हिलेरी क्लिंटन से सवाल किया कि अमेरिका हमेशा पाकिस्तान की सास का किरदार क्यों अदा करता है। और वो जिस तरह से खिलखिला के हंसी, उससे उस वक्त अंदाज़ा हुआ कि ये मामला यूनिवर्सल है। हाँ, ये सिर्फ यहाँ का मसला नहीं है। यस, जिस तरीके से वो हिलेरी क्लिंटन पर खिलखिला के हंसी से अंदाज़ा हुआ कि वो इसकी काट को, इस फिक्रे की समझ रही है, तंज को समझ रही है, उसका हंसना ये बता गया कि ये मसला वहाँ भी पाया जाता है। तो ये इस लिहाज से देखा जाए तो वाकई संगीन मसला है। फिर उसके बाद एक और बड़ी मज़े की बात, आज आपके इंट्रो से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपने बताया कि अब सास जो है उसे माँ का रोल प्ले करना चाहिए। अब सास को सास क्यों नहीं रहने देती? हमने के समझ लिया कि सास अच्छा रिश्ता नहीं है। अगर सास अच्छी हो तो वो तो माँ की तरह है, सास नहीं हो सकती। बहू अगर अच्छी है तो ये तो मेरी बेटी जैसी है। बात ठीक। आप उसे बतौर बहू कबूल ही नहीं कर रहे। इतनी अच्छी और बहू, इम्पॉसिबल, ये तो बेटी है, बहू तो नहीं हो सकती। नेगेटिव किरदार है। यस, इसी तरह जो सास है अगर बहुत अच्छी हो तो कहते हैं ये तो मेरी माँ की तरह है, बिल्कुल से मुझे माँ बनी हुई है मेरी। यानी सास को बतौर रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर। अमूमी तासुर तो डॉक्टर साहब यही है ना। अगर ज्यादा अच्छी हो जाए तब भी कहते हैं हर वक्त मेरी माँ बनती रहती है। हाँ, ये भी है। ये भी नहीं गवारा। आपने बड़ा अच्छी बात की कि अमूमी तासुर जो है वो यही है। और उस अमूमी तासुर में हमारी किस्से कहानियों ने और लतीफ़ों ने बड़ा रोल प्ले किया है। वो लतीफ़े माइंड मेकिंग करते हैं, किस्से कहानियाँ ड्रामे माइंड मेकिंग करते हैं। मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है हस्बे मामूल, लेकिन उसे सिर्फ लतीफ़ा ही समझिएगा और उसे सबक ये लेना है कि हमने ऐसा नहीं करना, ना कि ऐसा करना है। ठीक है। एक बहू ने देखा कि सास के कमरे में एक बहुत बड़ा सांप दाखिल हो रहा है। वो छुप छुप के गई कि देखो कि क्या करता है। तो सांप उसके पास जाके ऐसे करके फन फैला के खड़ा है, मगर काट नहीं रहा। वो सब्र करती रही कि काटेगा काटेगा, वो काट ही नहीं रहा। उसे सब्र नहीं हुआ। वो कहती है भाई काट ले काट ले काट ले। तो सांप ने मुड़ के देखा और कहता है शट अप, मैं तो अपनी जुबान का जहर रिचार्ज करने आया हूँ गुरुजी के पास। अच्छा, और कुछ घरों में वाकई ऐसा होता है और कुछ घरों में इससे बिल्कुल वाइस वर्सा ऐसा होता है कि सासों ने समझ लिया कि अब ज़िंदगी जो है इनकी है, मुझे अपने किरदार को महदूद कर लेना चाहिए, मेरी बाउंड्रीज़ हैं। अगर मैं उन बाउंड्रीज़ में रहूँगी, इनकी खुशियों का ख्याल रखूँगी तो ये मेरी खुशियों का ख्याल रखेंगे। ये दोनों तरफ सूरत हाल चलती है। तो मेरा ख्याल है कि ये इमोशनल लिटरेसी और रिलेशनशिप लिटरेसी का मामला है कि शादी के बाद हम समझते हैं कि मोहब्बत की जंग है, हालांकि वो आइडेंटिटी की जंग हो रही होती है। सही। सास के पास एक पूरे घर का निज़ाम का कंट्रोल उसके पास था, किचन उसका था, बाकी सारे मामलात वो देखती थी, वो हाकिम थी ना उस घर की। उधर से वो जो खातून जो घर में आई है वो अपने घर में अपना कमरा, अपनी आज़ादी, मर्ज़ी का उठना, मर्ज़ी का जीना, उसकी एक अपनी ज़िंदगी थी। अब जब वो दोनों इकट्ठी होती हैं, अब मसला आइडेंटिटी का। नई दुल्हन कहती है मेरा यहाँ घर में क्या मकाम है। सास को ये डर रहता है कि अब मुझसे मेरी हुकूमत, मेरा इक़्तिदार, जिस निज़ाम को मैं संभालती हूँ, वो मेरी पोजीशन, वो सारी की सारी छिन जाएगी। तो वो पोजीशन छिन जाने के खौफ से रिश्ता मेंटेन नहीं कर पा रही और बहू इस डर से कि मैं अब यहाँ पर क्या करूँगी, किस किस को खुश करूँगी, वो भी खुश नहीं हो पा रही। लेकिन अगर इन दोनों चीज़ों को इंटेलिजेंटली बैठ कर डिस्कस कर लिया जाए कि तुम्हारा मकाम महफूज है, मेरा मकाम भी महफूज है, दोनों मिलके इस घर को चलाते हैं तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए कम्युनिकेशन चाहिए जो हम करने को तैयार नहीं। अच्छा, एक तो कम्युनिकेशन है, दूसरा ये भी है कि जिस तरह आपने भी कहा कि वो एक राजधानी होती है किसी भी औरत की, उसका घर उसकी दस्तरस में होता है और जब वो कोई और आ जाता है तो उसको छीनने का डर होता है कि अब मेरी दस्तरस से ये चीज़ें चली जाएंगी, हुक्मरानी चली जाएगी। लेकिन हमारे दीन ने बड़ा ही खूबसूरती से उसका भी तरीक़ाकार बता दिया कि आप जो आने वाला कपल है उसको अलग घर या अलग वो कर दिया जाए या उनको अलग ज़िंदगी गुजारने का इख्तियार दे दिया जाए। और अगर शौहर जो है वो इस चीज़ की इस्तात रखता है तो फिर वो अपनी बीवी को अलग अफोर्ड करे, अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी अलग से अदा करे। उस तरह से क्या रिश्ते ज़्यादा खूबसूरत रहते हैं? क्योंकि आजकल हमारे कपल जो हैं वो इसको प्रेफरेंस भी देते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो अलग रह रहे हैं, हम अलग रह रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ बैलेंस करना शौहर की जिम्मेदारी। एक तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, लेकिन क्या इस तरह से रिश्ते ज़्यादा खूबसूरत रहेंगे या एक ही घर के अंदर? मैंने ये नहीं पढ़ा कि दीन में ये है कि अलग-अलग कर दो, पढ़ा नहीं है मैंने, हो सकता है हो, लेकिन इसके बारे में बाकायदा कहा गया है। मतलब मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि दीन में जो हमने कुरान पाक में पढ़ा है वो है या रसूलुल्लाह के सॉलिड अहकामात हैं तो वो है। हाँ, अब एक फैमिली है वो जॉइंट फैमिली है और एक है इंडिविजुअल जो अलग रहते हैं। जॉइंट फैमिली ना तो जन्नत है ना ही जहन्नम है, वो एक निज़ाम है। उस निज़ाम में रहने वाले उस निज़ाम को या तो जहन्नम का निज़ाम बनाते हैं या जन्नत का निज़ाम बनाते हैं। सेम अकेले रहने वाले, दोनों के मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। देखिए, आपको फाइनेंशियल बर्डन शेयर हो जाता है, बच्चों की लुक आफ्टर में आपके बुज़ुर्ग आपकी मदद कर देते हैं, कई मामलात संभाले जाते हैं। टोका टाकी भी होती है, जिस तरफ ख़वातीन सोचती हैं कि बिल्कुल मेरी बेलगाम आज़ादी हो जाए,
दूसरी तरफ जब आप अकेले रहते हैं वहाँ पर भी मेरिट्स हैं, आपकी प्राइवेसी, आपकी आज़ादी, मैंने क्या करना है, कैसे जीना, वो बिल्कुल आप फ्री होते हैं, अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। उस निज़ाम के भी डीमेरिट्स हैं, अब आपको टोकने वाला कोई नहीं है। मैं एक ट्रेनिंग करवाता हूँ, ट्रेनिंग नहीं कोचिंग करवाता हूँ, वो है CEO कोचिंग। जो मुख्तलिफ कंपनीज़ के CEOs हैं उन्हें मैं कोचिंग करवाता हूँ, और वो बड़ी अजीबोगरीब छोटी छोटी सी बातें होती हैं बाज़-औक़ात। मिसाल के तौर पे एक आदमी ने बाजू टांगे में वो मीटिंग के लिए आया, तो मैंने कहा कि दिस इज, तुम लड़ने तो नहीं आए ना? अच्छा, मैं उसकी हैंडसम फ़ी चार्ज करता हूँ। तो मेरे स्टूडेंट ने पूछा कि ये आपको इन चीज़ों के पैसे क्यों देते हैं? तो मैंने कहा अब ये इतने बड़े हो गए हैं, इनका बाप नहीं है, इनका बड़ा भाई नहीं है, इनकी पोजीशन ऐसी है कोई इन्हें टोक नहीं सकता। क्योंकि इन्हें की टोक नहीं सकता, ये ग्रो नहीं कर पाते। इन्हें कोई ना कोई बंदे को हर वक्त चाहिए होता है जो बताए कि इसे इसकी बजाय यूँ करोगे तो बेहतर हो जाएगा। फिर उन्हें हमारी तरह की कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो घर में कोई ना कोई बुजुर्ग अगर शाइस्ता तबीयत का, अच्छी गुफ्तगू करने वाला हो तो वो कोचिंग का किरदार भी अदा कर सकता है। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों के ही हैं। अगर वो अफोर्ड करता है दोनों को लहदा जैसा कि आपने कहा, तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं खुद इसके हक में हूँ। लेकिन सवाल है पाकिस्तान में कितने लोग ये अफोर्ड करते हैं कि माँ बाप को अलहदा रख सकें, बीवी को अलहदा रख सकें, माँ बाप के लिए नौकर नरस उन चीज़ों का इंतज़ाम भी किया जाए, उसके लिए भी किया जाए। अब ये दोनों चीज़ें, अब क्यों नौबत यहाँ पर क्यों आई कि हम छोड़ के जा रहे हैं? गालिबन इस वजह से कि हमने अपने अपने रोल समझे नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात कर रही थी, तो मैं खुद एक सवाल पूछा करता हूँ स्कॉलर्स से कि रसूलुल्लाह की बारगाह में माँ बेटे का झगड़ा गया, बाप बेटे का झगड़ा गया, भाइयों का झगड़ा गया, लेकिन क्या कभी सास बहू का झगड़ा गया, नंद भाभी का झगड़ा गया? मेरे दिन में तो कोई झगड़ा नहीं गया। वो कहते हैं नहीं गया। मैंने कहा इसकी वजह क्या थी? अब वो स्कॉलर्स परेशान होते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि इसकी वजह यह है कि 1500 साल पहले ये तय कर लिया गया था कि नए शादीशुदा जोड़े को इसकी ज़िंदगी जीने का हक दिया जाए। वो बेशक एक कमरे का हुजरा था जहाँ पे उनका बेडरूम जिस तरह आपका यहाँ पर होता है, मगर उसमें मुदाखलत नहीं की जाती थी। जब आपके यहाँ गैर ज़रूरी मुदाखलत की जाती है कि हर फैसला मैंने करना है, खा वो सास करे, खा वो ससुर करे, या वो नई आने वाली बहू कहे कि अब घर टोटल मेरे मुताबिक चलेगा, जब हर फैसले को आप खुद करना चाहें, दूसरे की आज़ादी का, उसकी राय का एहतराम ना करें, फिर ये मसाइल पैदा होते हैं। इसके लिए हम यहाँ आज बैठे। एक तो डॉक्टर साहब, जिस तरह मैं पहले हवाला भी दे रही थी, आप कह रहे थे कि दीन में आपने नहीं पढ़ा। एक तो हमारे दीन ने पर्दे का हुक्म दिया, जो कि आपके देवर जेठ ससुर से भी आपको वो जो है पर्दा करने के अहकाम है, इसलिए मियाँ बीवी को अलग रहने के अहकाम है कि वो अलग ही रखा जाए। उन्हें जॉइंट फैमिली सिस्टम कहीं पर भी हमारे दीन ने नहीं उसको प्रेफरेंस दी है। बाकी जो अभी जो रुझानात है ना, उसके अंदर जैसे आप कह रहे हैं कि अफोर्डेबिलिटी नहीं है। अफोर्डेबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपनी ख्वाहिशात को बढ़ा लिया है, या हमने अपने चादर से ज़्यादा पाँव फैला लिए हैं। अगर हम उसके अंदर रहते हुए, अपनी चादर के अंदर रहते हुए पाँव अपने फैलाएंगे, तो मेरे ख्याल में फिर अफोर्डेबिलिटी भी हो जाएगी और सारा कुछ हो जाएगा। देखिए, दो चीज़ें इसमें साथ साथ क्लियर करते हैं। साथ साथ सबसे पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम की जो तारीफ हम समझ रहे हैं, शायद वो तारीफ है नहीं कि वो सारे के सारे वो जिस तरह आप कह रही हैं ऐसे होता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम यूँ होता है बेसिकली कि 3-4 भाई हैं, आपके पास एक बड़ा घर है, बड़े पोर्शंस हैं, तो उसमें एक पोर्शन आपके पास है, एक मेरे पास है, एक इनके पास है, ये वालदैन के पास है। अब सारे के सारे वालदैन को अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर कर सकते हैं। ये एक तरीका ये होता है। जिस तरह मैंने कहा कि हुजरे अलग-अलग होते थे, वो बड़े बड़े आलीशान घर नहीं होते थे, हुजरे अलग। मैंने ऐसे जॉइंट फैमिली सिस्टम या घर देखे हैं जहाँ पर ड्राइंग रूम कॉमन है, लॉन कॉमन है, इसके अलावा हर चीज़ सेपरेट है। वो सेपरेशन भी है और वो इकट्ठे भी रह रहे हैं। तस्करा भी आपने लास्ट यस, ये सारा कुछ मुमकिन है, ये ऐसे हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात क्या करनी थी आप भला, मुझे ज़हन से निकल गई मेरी। मैं ये कह रही थी कि जो अभी तक हमारे अफोर्ड नहीं कर पाते। हाँ, हमने इतना ज़्यादा चीज़ों को एग्जैजरेट कर लिया कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ख्वाहिशात का बढ़ता हुआ तूफान जो है अब हमें मजबूर कर रहा है कि या तो लाइफस्टाइल को रिवाइज करें, या फिर हम हर आदमी घर का कमाए, खा वो बूढ़ा है, खा वो बच्चा है, खा वो बड़ा है। जैसा कि यूरोप में होता है कि टीन एज से बच्चों को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हमारे यहाँ तो 30-30 साल तक वो बच्चा ही रहता है, उसे वालिदैन ही पाल रहे होते हैं, बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर तो सास और बहू रह सकते हैं, दैट्स वेरी गुड। नहीं रह सकते तो वो जो सोल्यूशन आप कह रही हैं इसमें कोई मजायका नहीं। अच्छा, ये जो रिश्ता है सास बहू का, बजाय इसके कि किसी इंडिया पाकिस्तान की तरह एक मुखालिफ की जंग की कैफियत बनी रहे, तनाव की कैफियत बनी रहे, अगर ये आपस में दोनों दोस्ती कर रहे हैं, तो एक तो घर का माहौल बड़ा खूबसूरत हो जाए और जिम्मेदारी बांटने, क्योंकि हम हुकूमती सतह से लेकर मसला कुर्सी का देख रहे हैं, डेलीगेशन का मसला कुर्सी का ही देख रहे हैं, कुर्सी को देने को तैयार नहीं है। तो जिम्मेदारियां बांट ली जाएं, आपस में जो वक्त है वो भी खूबसूरती से गुजारे। इसके लिए फिर किरदार इनिशिएटिव बहू को लेना होगा, सास को लेना होगा, या फिर ससुर और बेटा भी किरदार अदा कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है। सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अगर इनमें दोस्ती का रिश्ता हो जाए, तो सबसे पहले जो भी हमारे व्यूअर है उन्हें इस बात को समझ, दोस्ती ज़रूरी नहीं है।
हर आदमी के साथ, हर रिश्ते के साथ आप दोस्ती नहीं रख सकते, ठीक है। लेकिन हर रिश्ता एहतराम के साथ चलाया जा सकता है। दुरुस्त। ठीक है। आप अपनी बहू को नहीं दोस्त बना सकते, आप सास को दोस्त नहीं बना सकते। अभी आपके फ्रेंड्स और हैं, लाइक्स डिसलाइक्स और हैं, हर चीज़ डिफरेंट है, ना बनाएं दोस्त। लेकिन उस रिश्ते में एहतराम तो बरकरार रखा जा सकता है ना। पहली चीज़ तो ये एहतराम। अब कदम सास और बहू में से किसने उठाना है, ये अगला सवाल है। जो ज़्यादा मैच्योर है, जो इमोशनली स्टेबल है, जो समझदार है। बाज़ वक़्त बहू इमोशनली स्टेबल ज़्यादा होती है, उम्र सास की ज़्यादा होती है, मैच्योर बहू ज़्यादा होती है। और समटाइम्स वाइस वर्सा होता है कि वो जो सास है वो मैच्योर भी होती है, दुनिया भी उसने देखी होती है, गर्म सर्द चक्खा होता है। तो इस रिश्ते में जो ज़्यादा मैच्योर है, जो ज़्यादा इमोशनली स्टेबल है और समझदार है, उसे पहला कदम उठाना चाहिए। जो पहला कदम उठाए वो ये सोच के उठाए कि मैं मैच्योर हूँ, अच्छा मैं डॉक्टर, समझदार हूँ। ये कहा जाता है कि जहाँ पर कमांड मर्दों के हाथ में होती है वहाँ पर मामला ज़्यादा सुलझे हुए होते हैं, ये क्या ये सच है? और कितने अगर दुख से आप ये बात कह रही हैं, नहीं, मतलब ये नहीं, कहते हुए हलक खुश्क हो रहा है आपका, यकीन नहीं आ है ना, देख रहे हैं ना क्या वाकई इनका हलक खुश्क हो रहा बिल्कुल है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। कैसे हो सकता है? वो पूछना ही चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या ये दुरुस्त है और मर्दों के हाथ में घर की कमांड भी होनी चाहिए या बाहर के मामलात की होनी चाहिए? तरीकाकार क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें कई आप पहलू ले सकते हैं, मैं सिर्फ एक साइकोलॉजिकल पहलू की तरफ इशारा क्योंकि आपने करूंगा। घर भी जाना है तो इसलिए वही जवाब दीजिएगा। अब आपका हालत खुश्क हो रहा है। नहीं, मैं इसके सही वर्ड्स चूज कर रहा हूँ ताकि बात सही मानों में कन्वे हो सके। अगर सास उस रिश्ते को चलाती है, हेड करती है, तो बहू के साथ उसका वो कनेक्शन नहीं है, बहू मेरी वजह से है उसकी। अगर बहू हेड करती है तो सास से वो कनेक्शन नहीं है, वो मेरी वजह से है। अगर मैं हेड करता हूँ तो दोनों मेरे कनेक्शन में डायरेक्ट। दोनों के लिए मेरी बात मानना बहुत आसान है, बहू के लिए भी और मेरी माँ के लिए भी। मेरी बात को मानना आसान है बनिस्बत इसके कि बहू उसे कहे या सास बहू से कहे कि तुम ये करो। इस लिहाज से मर्द अगर चीज़ों को लीड करता है, लेकिन इसके लिए उसको स्ट्रांग होना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात मर्द पार्टी बन जाते हैं, या वो मामद बॉय होते हैं। मर्द जो बड़े ही नहीं हुए होते, वही मैं कह रहा हूँ, मामद बॉय होते हैं ना, बाज़ औक़ात वो माँ के बन जाते हैं और बाज़ औक़ात वो सिर्फ और सिर्फ जोरू के गुलाम बन जाते हैं। उनका नाम फिर बड़े होकर हो जाता है गुलाम ज़ौजा खान। हाँ, तो म्याना रवि मेरे ख्याल में बेहतर हाँ, तरीका वो है, बेगम हर को तरफ भी से। ज़ौजा माजिदा समझते हैं। वालदा माजिदा की बजाय वो ज़ौजा माजिदा होती है उनकी। तो इस सूरत में फिर बैलेंस बरकरार नहीं रहता। फिर इनमें से जिसकी वो सपोर्ट कर रहे हैं वो लीड कर रही होती है। अगर मर्द बैलेंस बरकरार रखे तो ये आइडियल सिचुएशन होती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब का ये जो मशवरा है, इस पे अमल करना होगा, सभी को किरदार अदा करना होगा। सास बहू को तो आपस में इस राइवलरी को ख़त्म करना होगा। दोस्ती ना भी हो तो इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता होना चाहिए, लेकिन बहरहाल जो बेटा है उसे म्याना रवि से काम लेना होगा ताकि वो कोई पार्टी ना बने और किसी के साथ भी ज्यादती ना। दोनों रिश्तों में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है और घर के माहौल को तभी खूबसूरत बनाया जा सकता है। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इश्यूज होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन, और अभी आपको मिलवाएंगे फहद शहबाज से, जिन्होंने फोर्ब्स अंडर 30 एशिया में जगह बनाकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया है। और ये फहद शहबाज जिन्होंने फोर्ब्स मैगजीन में अंडर 30 में जगह बनाई है, इन्होंने एशिया की सोशल इम्पैक्ट कैटेगरी में शामिल होकर ये जगह बनाई है। और ये वाहिद पाकिस्तानी नौजवान बन गए हैं और पाकिस्तान के नौजवान समाजी रहनुमा और यूथ जर्नल असेंबली के बानी भी हैं ये फहद शहबाज, जिनको मारूफ आलमी मैगजीन फोर्ब्स में एशिया के जो अंडर 13 है उनमें शामिल कर लिया गया है। और इसके साथ साथ बिल्कुल बहुत ही खुशाइंद है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे यूथ के लिए मशल-ए-राह भी हैं और इनको ये एजाज़ भी है कि फोर्ब्स मैगजीन में तो इनका तस्करा हुआ ही, सोशल इम्पैक्ट के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम किया है और डियाना अवार्ड भी इन्होंने हासिल किया है 2023 में। तो ये सारी कामयाबियाँ किस तरह से हासिल की, इस वक्त क्या कर रहे हैं और आगे के प्लान्स क्या हैं, ये फहद शहबाज से खुद ही जान लेते हैं। फहद भाई, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग्स में। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक, पाकिस्तानियों का नाम रोशन किया, उनका सर फ़ख्र से बुलंद किया, रिकग्निशन भी मिल रही है, ये अच्छी बात है। क्योंकि जितने भी हमारे एथलीट हैं, जितना भी नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले हैं, उनको ये शिकवा रहता है कि जी थपकी नहीं मिली, गवर्नमेंट ने हमें लिफ्ट नहीं करवाई। तो आपको तो वज़ीर-ए-आज़म ने भी बुलाया, एक अहम जिम्मेदारी भी दी। ये सफ़र जो है वो शुरू कैसे हुआ और यहाँ तक कैसे पहुँचे, बताइए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये सफ़र जो है ये शुरू किया था 2015 में, जब हमने एक फ़र्क महसूस किया, चूँकि मैं और मेरे साथ जो बाकी को फाउंडर्स थे, हम डिबेटिंग किया करते थे गवर्नमेंट कॉलेज में, तो हमने एक फ़र्क को महसूस किया। चाहे हम डिक्लेमेशंस करते थे या पार्लियामेंट्री डिबेट्स करते थे, हमने देखा है कि हम गुफ्तगू बहुत अच्छी करते थे, इस साइड से स्पीकर आते थे, प्रॉप की तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से, लेकिन उस गुफ्तगू का कोई हासिल अमल नहीं होता था। तो उसको हमने उस सांचे में डालने के लिए कि इसकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो, तो उसके साथ हमने यूथ जनरल असम्बली का आगाज़ किया, जिसमें जो हमारे पार्लिमानी सेशन होते थे उसमें कॉल अटेंशन नोटिस आते थे और करारदादें आती थी। तो उन करारदादों में ये करारदादें भी शामिल थी कि मिसाल के तौर पे
जैसे लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में आपने देखा कि 21 साल के यंगस्टर के लिए भी कोटा मुख्तस किया गया यूथ काउंसलर के लिए। तो इस हवाले से काफ़ी मस्बत बिल उस टेबल पर आते थे, जिसके बाद हम मुतल्लिका वजारतों से बात करते थे। और 2018 में हमने पाकिस्तान में पहली मरतबा 26 वज़रा पर मुश्तमिल शेडो कैबिनेट बनाई। चूँकि आप देखते हैं कि डेवलप कंट्रीज़ में जैसी हुकूमत आती है तो ओपोजिशन नामजद कर देती है अपने अरकान को बतौर शेडो मिनिस्टर, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ तनकीद बराए इस्लाह की कोई गुंजाइश नहीं थी, तो वो ज़िम्मा हमने अपने हाथों में लिया। ठीक है, अच्छा ये तो बड़ा अच्छी बात है कि जिस तरह आपने भी कहा कि तनकीद बराए इस्लाह नहीं होती है, तनकीद बराए तनकीद होती है, जिसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता और फिर एक दूसरे के ऊपर सिर्फ तनकीद की बुछाड़ की जाती है, इल्ज़ाम तराशियाँ की जाती हैं। आपने इस असेंबली को बनाने के बाद जो आपने जनरल असेंबली, जिसके आप यूथ जनरल असेंबली के आप बानी भी हैं, आपने क्या फ़र्क महसूस किया उसके बाद? आप कितना समझा पा रहे हैं हुकूमत को अपना मौक़िफ़, और समाजी कारकुन भी हैं आप, तो क्या कुछ तब्दीली होनी चाहिए और कितना काम आप समझते हैं कि इसके ऊपर हो रहा है, और हुकूमत के साथ आप कोलैबोरेट भी कर रहे हैं तो उसका कितना फ़ायदा हासिल हो रहा है आपको? देखिए, हमारे से पहले यूथ के लिए ज़रूर फैसले होते थे, जिस तरह से 2008 में एक इंटरम नेशनल यूथ पॉलिसी बनाई गई, उसके बाद 2012 में पंजाब में यूथ पॉलिसी बनाई गई। वो यूथ के लिए ज़रूर बनाई गई, लेकिन वो यूथ को लेकर नहीं बनाई गई। तो हमने पहली मरतबा नौजवानों को कौमी धारे में शामिल किया। और इसके देखें, एक तो यूथ जिसकी एज 15 साल से 29 साल है, दूसरा इसका हिस्सा आता है एडोलेसेंट जिसकी 9 साल से लेकर 15 साल तक की ज़रूरत है। तो हमने कंसल्टेशंस मीटिंग के अंदर इन दोनों को शामिल किया। और अब कोई भी वजारत है, कोई भी महकमा है, जब वो फैसले लेता है तो वो नौजवानों को साथ शामिल करता है, नौजवान टेबल पर बैठते हैं। इसी तरह से हमने पाकिस्तान में जो एक आम प्रैक्टिस से डेवलपमेंट सेक्टर की, वो भी मखसूस लोगों के गिर्द घूमता था। अब डेवलपमेंट सेक्टर की भी मजबूरी हो गई है कि यूथ अपने फैसले खुद करती है, टेबल पे खुद अपने सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, और उस पाथवे पे किस तरह से चलना है। तो ये एक यूथ जनरल असेंबली के आने के बाद हमने हुकूमतों में देखा है कि नौजवानों को साथ मेज़ पर बिठा के उनके लिए काम करना, उनको लेके चलना उनकी मजबूरी बन। अच्छा फ़हद, हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फुकदान है जॉब्स का। जब बच्चे ग्रेजुएट होते हैं या अपना यूनिवर्सिटी कंप्लीट करते हैं तो उनको जॉब्स उस तरह से मुहैया नहीं होती हैं, उनके लिए उस तरह के मौके मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हमें ब्रेन ड्रेन का सामना करना पड़ता है। जो अच्छे बच्चे पढ़े लिखे नौजवान हैं वो पाकिस्तान छोड़ जाते हैं। इसके हवाले से गवर्नमेंट को आपने कोई तजावीज़ दी हैं कि यहाँ पर किस तरह के प्लेटफॉर्म मुहैया किए जा सकते हैं, किस तरह के मौके उन बच्चियों के लिए निकाले जा सकते हैं ताकि हमारा जो ब्रेन ड्रेन का सिलसिला है वो भी रुक सके? और दूसरा, हमारा एजुकेशन निज़ाम जो है वो बड़ा बोसीदा हो चुका है और इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है, जो कि नौजवान ही बता सकते हैं कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। वक्त के साथ हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को किस हद तक बदलने की ज़रूरत है, क्या कुछ उसके अंदर नया लाने की ज़रूरत है। इस हवाले से भी आप टेबल पर क्योंकि बैठते हैं, ये आपके पास एक बेहतरीन मौका है कि आप समझा सकें कि इस वक्त की जो यूथ है, जो जनरेशन है, उसकी रिक्वायरमेंट्स ये हैं। इस हवाले से भी आपने कोई तजावीज़ दी हों या बता पाए हों आप? देखिए, दोनों सतुहात पे बात करते हैं कि पहली सतह पर जहाँ पर रोज़गार की बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम 2 साल पहले मुझे ज़िम्मेदारी दी गई थी, तो हमने 4 E's पे काम किया, विच इज़ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंगेजमेंट और इन्वायरमेंट। और हम इंडस्ट्री लिंकेजेस के साथ ऐसा मिलकर एक माहौल तैयार कर रहे हैं जिसमें हमने एक DYH डिजिटल यूथ हब की बुनियाद रखी। डिजिटल यूथ हब पे आप अपना डेटा एंटर करते हैं तो उसके बाद आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं। और ये 70-80% वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो 29 के, यानी कि जो ग्रेजुएट होता है, जिसने MPhil किया होता है, अगर आप मैक्सिमम एज तक भी चले जाएँ तो ये 29 के यंगस्टर्स तक हैं। इसी तरह से नेशनल जॉब पोर्टल और उसके बाद मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मिलकर इस चीज़ को कम किया जा रहा है। गो के लेबर सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक आज भी हमारे उन रजिस्टर्ड 8 में से 1 नौजवान बेरोज़गार है। अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे जो जॉब तलाश कर रहे हैं, वो तो इस डेटा के अंदर शामिल है। इसके लिए कोई पोर्टल है जिस पर रजिस्टर करना पड़ता है? अपनी ये इसके लिए डिजिटल यूथ हब पे आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और जहाँ तक आपने दूसरी बात की ना कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो बसीदा हो चुका है, तो मैं ये समझता हूँ कि हम GDP का बदकिस्मती से 0.8% तालीम पे खर्च कर रहे हैं। और दूसरी साइड पर जब मैं एडोलेसेंट की बात करता हूँ तो यूनिसेफ के मुताबिक करीबन हमारा 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चा जो अभी तक स्कूल से बाहर है। और जहाँ तक हम ये कुरिकुलम की बात करते हैं तो हम अब बाहर के ममालिक में जब भी कोई कुरिकुलम डिज़ाइन किया जाता है, कोई यूनिवर्सिटी डिज़ाइन करती है, वो इंडस्ट्री उनको बताती है कि अगले 4 सालों में हमें AI इंजीनियर्स चाहिए, हमें सेमीकंडक्टर्स पे काम करने वाले चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हम एक ही निज़ाम है उसके तहत चलते आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पहली सतह पर यहाँ तब्दीली की ज़रूरत है। दूसरी सतह पर जो हमारा एक वर्क प्लेस है, जो इदारे हैं, वहाँ पर अच्छी सहूलियात हमारे स्टूडेंट्स के लिए होनी चाहिए। तीसरी सतह पर ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है कि यूनियन काउंसिल तक
तहसील सतह तक कम्युनिटी सेंटर्स बने हों, साथ यहाँ पर लाइब्रेरीज बनी हो, अच्छा, एआई लैब मौजूद हुकूमत हो। तक अब ये बात पहुंचा पाए हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि ये बात तो सभी करते हैं बट हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। हुकूमत तक पहुंचाना ये बात और इस हवाले से तजावीज़ देना ताकि इन पर काम भी हो, वो बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि आपका डायरेक्ट सीएम साहिबा से भी है, फिर आपका मिनिस्टर एजुकेशन के साथ भी होगा, तो उन तक ये बात पहुँचा पाना कि हमें इस वक्त ज़रूरत क्या है, हमारी यूथ को चाहिए क्या। देखिए, जितना हमारी तरफ से हो सकता है मुमकिन हम उसमें बात पहुंचा रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि इसमें किसी एक जमात की और किसी एक वज़ीर की या एक सूबे की ज़रूरी नहीं है इन्वॉल्वमेंट। इसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स, और स्टेक होल्डर मुझ जैसे आम पाकिस्तानी भी हैं जो जब वोट देते हैं तो वो तालीम को किस हद तक अपनी तरजीह देते हैं। तो मैं समझता हूँ हुकूमतें ज़रूर काम कर रही हैं, लेकिन हुकूमतों को मज़ीद इस पे एक एमरजेंसी की सूरत में काम करने की ज़रूरत है। और हमने देखा है कि हम डेवलपमेंट के नाम पे हमने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे लोगों को डिस्कोर्स करने के लिए कोई जगह मिल सके, कोई स्पोर्ट्स हॉल हो, कम्युनिटी सेंटर हो। वो कि अब कहीं ना कहीं ये चीज़ें बन रही हैं, दानिश स्कूल्स की सूरत में भी बन रही हैं, कहीं ना कहीं पैडल कोर्ट्स आपको लाहौर में नज़र आएंगे। लेकिन ये जितने नौजवान का हमारा यूथ बल्ज है ना, उसके मुताबिक ना काफ़ी सहूलियात हैं इस पे काम करने। आप नाकापी अगर ख़ुद अपने ज़ुबान से कह रहे हैं तो यकीनी तौर पे आइडियाज़ भी होंगे, क्या कुछ किया जा सकता है, प्लान्स क्या हैं आपके पास? अभी तक हुकूमत का रिस्पांस कैसा है, हुकूमत की सपोर्ट कितनी है? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद भी बड़े कंसर्न हैं हमारे इस ब्रेन ड्रेन के मामले को लेके, हमारे मुस्तकबिल, हमारी यूथ के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए सपोर्ट कितनी मिल रही है, और आप क्या करना चाह रहे हैं जो अभी तक आपको लगता है कि पाकिस्तान में नहीं हो पा रहा है? अब देखिए, मुझे जो एक चीज़ मैंने गैप आइडेंटिफाई की है ना, कि इसमें हमारे अपने रवैयों की भी तब्दीली की ज़रूरत है। मैंने गैप आइडेंटिफाई किया है कि जितने लोग हैं रोज़गार की तलाश में, जितने पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स हैं, फ़ॉरेन ग्रेजुएट्स आते हैं, इनके लिए ऐसी पॉलिसी बनाना होगी कि इनको लाहौर से बाहर जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, भक्कर में, लिया में, वहाँ पे भी इनकी डिप्लॉयमेंट होना ज़रूरी है। और हम ये देखते हैं कि सारे डॉक्टर्स हैं वो लाहौर का रुख कर लेते हैं, और इसी तरह से जो लाहौर के आसपास की जितनी भी तहसीलें आपको नज़र आती हैं वहाँ पर सहूलियात नाकाफ़ी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक लैक हमारी पॉलिसीज़ में और हर हुकूमत की पॉलिसी में ज़रूर है कि इस गैप को आइडेंटिफाई हमने किया है, इसको फिल करने की ज़रूरत है कि जहाँ जहाँ पर इदारे, हाई स्कूल्स मौजूद हैं, कॉलेजेस मौजूद हैं, यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, वहाँ पर जो फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं वो वहाँ पर लाजमी होने चाहिए। आप देखते हैं लाहौर के अंदर तालीम की, सेहत की सहूलियात सिर्फ इस वजह से नहीं कि हुकूमत इन्वेस्ट कर रही है, बल्कि इस वजह से है कि एक लिया का ग्रेजुएट डॉक्टर है जिसने लाहौर से तालीम हासिल की, वो वापस जाना ही नहीं चाहता। तो हमें जब तक ऐसे वर्क प्लेस इन्वायरमेंट मुहैया नहीं करेंगे, उनको ऐसे अलाउंसेस नहीं देंगे, तब तक ये मुमकिन नहीं है। दुरुस्त, और ये हर सूबे में और हर शहर में होना बहुत ज़रूरी है। उन यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस को इस काबिल बनाया जाए, वहाँ पर जो जॉब्स हैं वो क्रिएट की जाएं, ताकि वो बच्चे जहाँ के हैं वो वहीं पर जॉब हासिल कर सकें। वरना फिर इस तरह गाँव तो खाली होते जा रहे हैं और शहरों में इतनी भरमार होती जा रही है, आबादी बढ़ती चली जा रही है। और वही हम देख रहे हैं, कराची, इस्लामाबाद देख लें, फैसलाबाद देख लें, लाहौर देख लें, जो बड़े कुछ सिटीज़ हैं उनके अंदर इस वक्त हमें बच्चों का बल्कि नौजवानों का जमे गफ़ीर नज़र आता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो काम आपने जो बीड़ा उठाया है उसमें आपको कामयाबी हासिल हो, और हमारी जो पब्लिक है, जो हमारे आम शहरी हैं, वो भी उससे कोई फ़ायदा हासिल कर पाए। और तो फात थोड़ा सा ये प्रोसेस भी बताइएगा ना कि फोर्ब्स में आपका नाम आना, डियाना अवार्ड आपको मिलना, एक तो जब एक्नॉलेजमेंट होती है उससे आपका मोराल भी हाई होता है। तो ये जो सारा प्रोसेस था ये कैसे हुआ, कितने अरसे में हुआ, और इससे जो आपका हौसला है वो कितना बड़ा है? देखिए जी, ये मैनिफेस्टेशन है। 18 ईयर की एज में यूथ जनरल असम्बली का आगाज़ किया, और 20 ईयर की एज में मैंने ये तय कर लिया था कि डियाना और ये फोर्ब्स, चूँकि बदकिस्मती से पाकिस्तान में उस तरह से रिकग्निशन नहीं मिलती। आज से 2 साल पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने मुझे फोकल पर्सन अपॉइंट किया, वरना उससे पहले हुकूमतें उस तरह से हमें नौजवानों को नहीं इस प्रोसेस का हिस्सा बनाती। तो ये जो प्रोसेस था फोर्ब्स का, इसमें पहले आपको कोई नॉमिनेट करता है, और जिसमें 12,000 में से 4,000 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। और जब वो 4,000 आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, आपको एक सेमीफाइनलिस्ट के तौर पे एक लिस्ट में डाल दिया जाता है। उसके बाद आपसे डेटा लिया जाता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से लेकर आपके साथ आपकी जो एविडेंस है वो 6-7 माह का प्रोसेस है। जी 6-7 माह का प्रोसेस है, और उसके बाद आपको फाइनल जो है इस फहरिस्त में शामिल किया जाता है। और इसी तरह से जो डियाना अवार्ड है, इसमें भी कोई आपको नॉमिनेट करता है, फिर आपको साथ इस तरह से एविडेंस देने पड़ते हैं, और ये बहुत ज़्यादा एक एक्सटेंसिव प्रोसेस है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि मैंने बहुत से यंगस्टर्स के साथ पिछले 10-11 साल में काम किया, और मैंने अपने आप को सबसे उसमें कमतर पाया।
काम के लिहाज से मेरे से ज़्यादा कामयाब, अच्छा बोलने वाले, अच्छे आइडियाज़ रखने वाले, लेकिन मैंने एक कमी देखी है कि नौजवान कोशिश नहीं करते। और मैंने ये खुद करके देखा है कि हरकत में बरकत है और बहुत यंगस्टर्स हैं, आइडियाज़ हैं। मैं उनको कहूँगा कि आप आएँ, चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन करें, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप में बहुत पोटेंशियल है। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मौजूद है और बड़ी खूबसूरत बातें आपने की हैं फ़हद, बहुत शुक्रिया। फ़हद शहबाज, बानी यूथ जनरल असेंबली हमारे साथ मौजूद थे। और हम हमेशा कहते हैं कि हमारे नौजवानों में ये जो मट्टी है ये बड़ी जरहेज़ है, उनमें बहुत पोटेंशियल मौजूद है, बड़ा टैलेंट मौजूद है, बस उन्हें मौका देने की ज़रूरत है और उनको समझने की ज़रूरत है कि आखिर उनकी ज़रूरियात क्या हैं, उनको चाहिए क्या। इस मुल्क में रहते हुए फिर ब्रेन ड्रेन भी नहीं होगा और इस तरह के सितारे जो हैं वो आपके सामने आते रहेंगे, जो कि पाकिस्तान से बाहर भी आपका नाम रोशन करते रहेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, बिल्कुल ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। सितारों की चाल और सैयारों की गर्दिश को इंसानी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से जोड़ा जाता है और इसके मुताबिक बाज़ औक़ात कामयाबी, मुश्किलात या अहम फैसलों के इशारे भी मिलते हैं। तो ये इशारे हम जानने की, पहचानने की कोशिश करेंगे। कौन सा सितारा क्या कहता है, इस हफ्ते आपको किस चीज़ की एहतियात करनी है, ये हम बात करेंगे। बिल्कुल जी, तो हमारे साथ शेख अजीम हनीफ, माहिर इल्म नजूम मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे शेख साहब आपको, और आप ही हमारी रहनुमाई कीजिए, हमारे देखने वालों की भी, क्योंकि बड़ा ही तजस्सुस पाया जाता है अवाम में कि उनका ये हफ्ता कैसा रहेगा, किस सितारे को शादी कर लेनी चाहिए, किसको जॉब चेंज करनी चाहिए, किसको बिज़नेस का आगाज़ करना चाहिए। तो प्लीज़ आगाज़ कीजिएगा सितारों का और बताइएगा किसका ये हफ्ता कैसा रहेगा। जी अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम अस्सलाम। और यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं, एज यूजुअल एरीज से स्टार्ट करते हैं। एरीज का ये जो हफ्ता है थोड़ा सा टफ स्टार्ट होने वाला है। ये जो पीर और मंगल इनका जो दिन है ये को इतना अच्छा नहीं होगा, और तो होना चाहिए, मंडे है, फर्स्ट वर्किंग डे है, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी टफ हैं, थोड़े से एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, इनकी चीज़ें थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं, लेकिन इसी को ये 2 दिन में इनको मैनेज करना पड़ेगा चीज़ों को। और जैसे ही बुध और जुमेरात स्टार्ट होगा, जैसे ही वेडनेसडे आफ्टरनून होगी, मून की पोजीशन चेंज होगी, वहाँ जाके चीज़ें कुछ बेहतर हो सकती हैं। इन 2-3 दिन में खास तौर पे फाइनेंसिस का, अपने फाइनेंशियल कंसर्न का, अपनी हेल्थ का, इन चीजों का बहुत सारा ख्याल रखना है। अननेसेसरी डिबेट में नहीं जाना अपनी जॉब में भी। ओके, थोड़ा एहतियात करनी होगी एरीज को। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट टॉरस पे चले जाते हैं, तो थोड़ा सा रैपिड फायर जल्दी हमें करने होंगे। टॉरस पे जाते हैं तो टॉरस वालों को जो है वो इसको चेंज ऑफ प्लेस का सीन बन रहा है इस वीक में। जो जॉब जिन्होंने अप्लाई की हुई थी या कहीं से कोई लेटर नहीं आ रहा था, जॉब चेंज करना चाह रहे थे, घर चेंज करना चाह रहे थे, तो चेंज ऑफ प्लेस इस वक्त हो सकती है, ऑफिस चेंज हो सकता है, कुछ चेंज, मेजर चेंज लाइफ में आ सकती है। ऐसी कुछ चीज हो सकती है जिसकी वजह से चीजें बेहतर होंगी, पॉजिटिव होंगी, प्रोडक्टिव होंगी इनके बारे में। ठीक है। नेक्स्ट हम चले जाते हैं जेमिनी के लिए। जेमिनी जो है वो इस वक्त थोड़ा सा अच्छा फेज फील कर रहे हैं, कुछ चीजें, कुछ प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे थे, तो इस वीक में जाके काफी सारी चीजें प्रोडक्टिव, बेहतर, अच्छी हो जाएगी। जिनकी हेल्थ इश्यूज थे, और खास तौर पे आपने पहले बात की स्टार्टिंग में कि जिनके वीजा वगैरह का प्रॉब्लम था, ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम था, उसके बारे में चीजें बेहतर हो जाएंगी। इस वीक में गुड न्यूज मिल सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम कैंसेरियंस को देख लें तो कैंसेरियंस के बारे में थोड़ी सी चीजें टफ चल रही थी, लेकिन इस वक्त चीजें, ये वीक बहुत सारे जो ज़ोडिएक हैं उनके लिए पॉजिटिव है, बेहतर है, अच्छा जा रहा है। तो इसलिए मैं बाकियों का भी बता रहा हूँ, इसीलिए कि पॉजिटिव चीजें चल रही हैं कैंसेरियंस के लिए भी। और जुपिटर, मर्करी, वीनस सारे इनके घर में बैठ रहे हैं। मून इस वक्त पाइसेस में है जो ट्राइन दे रहा है, अच्छा एस्पेक्ट दे रहा है। कुछ सडन गेन हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल, सडन प्लान हो सकता है। यानी कि इस वीक में जिन्होंने अगर कोई अप्लाई किया हुआ था उनको चांसेस नहीं बन रहे थे। खास तौर पे बहुत सारे कैंसेरियन का मोस्टली का अगर कोई रिलीजियस ट्रैवल करने का प्लान था, कोई उम्रा करने का प्लान था, तो वो जा सकते हैं उस साइड पे। वो चीज़ें अच्छी उनके लिए हो सकती हैं। एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई चीज़ें थी जिन बच्चों की, जिन कैंसेरियंस की, वो बेहतर हो सकती हैं। बाकी हेल्थ का कोई इशू नजर नहीं आ रहा, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, बाकी चीज़ें प्रोडक्टिव हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक है। अच्छा, लियोज के बारे में मैं बताता चलूँ कि लियोज का थोड़ा सा जो लास्ट वीक गुजरा था थोड़ा टफ था, लेकिन इस वीक में जैसे ही आज का दिन स्टार्ट हुआ, आज शाम के बाद से मून अपनी पोजीशन चेंज करेगा, और कल और परसों मंगल और बुध चीजें काफी बेटर हैं। चीजें स्टक हुई हुई थी, फाइनेंस स्टक हुए हुए थे, पैसे वैसे नहीं आ रहे थे,
यानी इस कि वीक में जो पैसे के फंसे आगे हुए हैं अब वो लियो को वापस मिलने वाले हैं, तो इंशाल्लाह फिर तो पार्टी भी बनती है, क्या ख्याल है? बिल्कुल मिलने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जबरदस्त। और कोई ट्रैवल भी हो सकता है, कोई वेकेशंस प्लान हो सकते हैं, शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है, लेकिन फ्राइडे से पहले नहीं। फ्राइडे को ट्रैवल आपका प्लान होगा, थर्सडे की शाम में प्लान होगा और फ्राइडे की शाम में आप ट्रैवल करेंगे। लियो जो है उसमें ट्रैवल बन सकता है, लेकिन जबरदस्त। एक और ट्रैवल वो अगर मंथली पे देखें तो इस मंथ एंड पे एक अच्छा ट्रैवल आउट ऑफ कंट्री का बन रहा है, जो अभी से प्लान हो रहा है, लास्ट मंथ से प्लान हो रहा है आउट ऑफ कंट्री। ये आपने बता दिया अजीम भाई, वरना इन्होंने तो बताना ही नहीं था। अच्छा जी, आगे विरको की बारी है। ठीक हो गया। वर्गोस के बाद चले जाते हैं। वर्गोस को थोड़ा सा अपना ना फैमिली मैटर्स में एहतियात करने की जरूरत है। उसमें चीजें थोड़ी सी खराब हो सकती हैं। अच्छा, चीजें थोड़ी सी मैनेज करके चलना पड़ेगा, चीजें बेहतर हो जाएंगी। चीजें जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना पड़ेगा अपने फैमिली मैटर्स में, मैरिटल इश्यूज में, पार्टनरशिप्स में, खास तौर पे जो बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं उनमें चीजों की एहतियात करने की जरूरत है। हेल्थ के थोड़ा सा ठीक है। अब लिब्रा के बारे में भी बता दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है हमारे पास। जी, लिब्रा के बारे में बता देता हूँ कि इस वक्त लिबरल्स को थोड़े से कानूनी मामला का जिनको सामना है उनको इस वीक में रिलीफ मिल सकता है, चीजें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन फिर वही कहूँगा कि फाइनेंशियल इश्यूज और बाकी सारी चीजें वो ऐसे ही चलती रहेंगी। चीजें बेटर होने के चांसेस है, लेकिन तकरीबन इस मंथ के एंड में जाके ये वीक अभी प्रोडक्टिव नहीं है उनके लिए। ठीक है। स्कॉर्पियोज के लिए बता देता हूँ कि स्कॉर्पियो को एक इस वक्त बड़ा बेहतरीन गोल्डन चांस इस वीक में मिलने वाला है, जिसमें चीजें काफी सारी बेटर होंगी, क्योंकि पिछले 2 महीने से ये बहुत ज्यादा स्टक चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी लाइफ में, लेकिन इस वीक में काफी सारी प्रॉब्लम्स और इनको रिलीफ मिल जाएगा इस वीक में। चीजें इनके लिए अच्छी बेटर हो जाएंगी इनके लिए। सजिटेरियंस के लिए कि इस वक्त सजिटेरियंस जो फाइनेंशियल मैटर्स को लेके थोड़ा परेशान थे, इस वीक में फाइनेंशियल मैटर्स बेहतर होंगे। कुछ चीजें जो प्रोजेक्ट्स इनके रुके हुए थे, जिनके ट्रैवल, जिनके बिजनेस, फाइनेंशियल मैटर्स खास तौर पे, वहां पे जाके काफी सारी चीजें इस वीक में सेटल होने के चांस है, गुड न्यूज आने के चांस है। ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। कैप्रिकॉर्न को अभी थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, ये वीक को इतना प्रोडक्टिव नहीं है, चीजें स्लो एंड स्टेडी चलती रहेंगी, लेकिन कोशिश करें कि बहुत ज्यादा एग्जैजरेट ना करें चीजों को, बहुत ज्यादा अपने सर पे सवार ना करें, अपने हेल्थ का ख्याल रखें और फाइनेंसेस को कंट्रोल में रखें। ज्यादा ओवर एक्सपेंसिव करने की जरूरत नहीं है, इसलिए थोड़ी सी चीजें बेहतर होंगी इस वीक के एंड में जाके या नेक्स्ट वीक में जाके। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक्वेरियस की तरफ। एक्वेरियस जो है उनको अपनी हेल्थ का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा इस वीक में। इस वीक में उनको अपनी हेल्थ का इतना ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर कोई मेडिकेशन या कोई प्रॉब्लम फील हो रही है, खास तौर पे ड्राइविंग के मामला में, जो एक्वेरियस आउट ऑफ सिटी ट्रैवल कर रहे हैं, खुद से ड्राइव कर रहे हैं, उनको ड्राइविंग पे और अपनी हेल्थ का बड़ा ख्याल करना पड़ेगा। थोड़ा सा एहतियात करें, ये वीक एहतियात करने का। बिल्कुल अजीम भाई, लास्ट में हम आ जाते हैं पाइसेस। जी पाइसेस का बता देता हूँ, पाइसेस का बड़ा अच्छा वक्त चल रहा है इस वक्त। पाइसेस को इस वक्त सडन गेन्स होने के बहुत सारे चांसेस हैं, और पैसे वैसे फिर जैसे लियोस को आने के चांसेस हैं, इनको भी पैसे आने के बहुत सारे चांसेस हैं। चीजें बेटर हो जाएंगी, थोड़ा सा अपने मामला को सेटल करके चलेंगे। कुछ चीजें स्टक थी अभी, लेकिन वो चीजें बढ़ेंगी, और जो ट्रैवल करना चाह रहे थे उनकी ट्रैवल तो हो जाएगी, उनका सीन तो बन जाएगा, लेकिन इस वीक में ट्रैवलिंग ना करें। थोड़ा सा कोई भी बड़ा डिसीजन अगर लेना है अपनी लाइफ के बारे में, बिजनेस में, एजुकेशन में, कोई भी चीज, थोड़ा सा डिले करें। नेक्स्ट वीक में जाओ। भाई हमारे साथ मौजूद थे, और किसको किस तरह से क्या एहतियात बरतनी है इस हफ्ते में, तमाम स्टार्स का अहवाल आपने जाना है, और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होता है। बिल्कुल जी, तो हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी और हमारी मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।